Good afternoon to one and all present here. This is Abhay Prajapati, Vice President of Sanskriti Society, feels immense privilege to welcome you all. I, on behalf of Sanskriti Society, welcome you, sir, for today's session. Without any further delay, I invite Priyanshi and Prerna to host today's event. Yeah. Thank you, Abhay. A very good afternoon to all the respected teachers and students present here. I, Priyanshi, and I, Prerna, will be your host for the day. We welcome you all to today's talk session with Dr. Devesh Vijay on the topic Historical Explanation and Mentalities, Neglected Facets. Sanskriti, the History Society of Ramanujan College, seeks to connect students with Indian heritage and historical culture and opens them to the fruitful discussions on different topics. Our aim is to engender historicity through fun and informative activities such as talks, walks, movie screening, dastan goi, excursions, quizzes, and field trips. Today, we feel honored to have with us our college faculty teachers, Dr. Umesh Jha, Associate Professor, Vikas Kumar, Assistant Professor, and Dr. Shishir Kumar Mishra. Now, I would like to invite Dr. Umesh sir to please give a vote of thanks of token to Dr. Vijay Devesh sir. A man of distinct vision and illuminating ideas. Umesh sir is an idol of knowledge and inspiration to all of us. Sir, I request you to kindly come up on stage to share your experience and words of wisdom with us. थैंक यू संस्कृति। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही एक क्या कहें कि खुशी का दिन है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज देवेश विजय सर हमारे साथ हैं और उन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाया है और उनसे पढ़ के मैं आप सब लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो एक तरह से आप देखिए कि बहुत दिनों से मेरी ये ख्वाहिश थी और सिर्फ मुझे ही नहीं पढ़ाया बल्कि हमारे दूसरे कॉलीग जो हैं विकास सर, उनको भी पढ़ाया है सर ने। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो कॉलेज में हमारे टीचर वो आज हमारे बीच हैं और आज एक बहुत ही नए तरह के इतिहास के टॉपिक पर वो आप सब लोगों को उस पर लेक्चर देंगे। तो सर, मैं आपका संस्कृति के तरफ से, डिपार्टमेंट हिस्ट्री के तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज आपके लेक्चर से हमारे कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही उत्साहित होंगे और आगे से हम बार बार ये आपसे अनुरोध करेंगे कि आप आगे भी आते रहेंगे और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। संस्कृति, जैसे कि सब को पता है कि हमारे कॉलेज की जो तमाम सारी सोसाइटीज़ हैं उसमें संस्कृति बहुत ही एक्टिव सोसाइटी है। हम सब लोग साल भर तरह तरह के प्रोग्राम जो है आयोजित करते रहते हैं। जो हमारा नियमित तौर पर चलने वाला जो प्रोग्राम होता है वो ये होता है कि दिल्ली और आसपास के जो तमाम सारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं हम वहाँ जाएं, उनको देखें, उन पर लेक्चर सुनें और उनके बारे में फिर जो है अपनी रिपोर्ट बनाएं। तो ऐसे हमने तमाम सारी चीज़ें कई जगह की हमने जो है हम गए हैं और हमने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है और हमारे साथ उन जगहों पर लेक्चर देने के लिए जो हेरिटेज जो एक्सपर्ट होते हैं वो साथ होते हैं। तो ये हमारा लगातार चलने वाला प्रोग्राम होता है। इसके अलावा जो इतिहास के अलग अलग विषयों पर लेक्चर आयोजन करना ये एक ख़ास कार्यक्रम है जो हिस्ट्री के डिपार्टमेंट की तरफ से, संस्कृति की तरफ से बार बार हम लोग करते रहते हैं। संस्कृति का अपना
इस सोसाइटी का अपना एक एनुअल फेस्ट होता है, अपनी जो हमारी संस्कृति की एक जर्नल है जो हम सब निकालते हैं। तो ये बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, एक छोटी सोसाइटी है, लेकिन बहुत ही एक्टिव सोसाइटी है और बहुत सारे कार्यक्रम में हमारे बच्चे जो है बड़े उत्साह से हिस्सा लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे ही जो चूँकि 2 साल हम लोग जब पेंडेमिक में रहे तो उस पीरियड में भी हमने ऑनलाइन कई सारे कार्यक्रम किए, लेकिन अब फिर से हमने ये शुरू किया है कि ऑफलाइन जो कार्यक्रम जो पहले हमारा चलता था वो अब चलता रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि संस्कृति ऐसे ही एक्टिव रहेगी और हम सब जिस तरह से पहले काम करते थे उससे और भी ज़्यादा उत्साह से हम लोग आगे काम करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. Now, it's time to welcome our today's session guest speaker, Dr. Devesh Vijay, who is a retired associate professor from Department of History of Zakir Hussain College, Delhi University. Dr. Vijay's research has been multidisciplinary and combines fieldwork with cultural studies and discourse analysis. His publications include Writing Politics, Left Discourses in Contemporary India, published in 2004, Dalits and Democracy, Transitions into North Indian Communities, published in 2016, Sanskrit Itihas, Ek Tulnatmik Sarvekshan, published in 2009, and Staggered Development, Close-ups and Delhi's Margins, published in 2019, apart from a range of articles in economics, political theory, public administration, anthropology, and sociology. He was awarded the Senior Fellowship of Indian Council of Social Sciences Research in 2008 and was selected as Sir Ratan Tata Fellow at Institute of Economic Growth, New Delhi in 2011. Presently, he is finalizing a study titled Changing Political Perceptions in a Slum and a Village, 1988 to 2014 work. Over to you, sir. Please come on stage. तालियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू एंकर्स, हिस्ट्री सोसाइटी, संस्कृति, all my colleagues, old students. It's a real pleasure, not only because Ramanujan College has acquired a special name not only in Delhi University but whole of India. Also because some of my old students are professors here. It's a real heartwarming moment for me. अब ये टाइटल से आप लोग गौर करेंगे कि मेंटालिटीज़ या हिंदी में कहेंगे मानसिकताएं। ये बहुत अनफेमिलियर वर्ड नहीं है, आप सब लोग उसकी मेंटालिटी ही ऐसी है। तो यू अंडरस्टैंड बाय मेंटालिटी वी मीन समथिंग इन द हेड, एन एटीट्यूड, एन ओपिनियन, सम वैल्यूज़। पर जब हम इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादातर इस वर्ड को यूज़ करते हैं, किसी एक व्यक्ति की मेंटालिटी, पर मेंटालिटीज़ वर्ड से यहाँ मतलब है कि समाज की कुछ शेयर्ड मेंटालिटीज भी होती है। इंडिविजुअल की मेंटालिटी का अंदाज़ा लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी के चेहरे पे लिखी नहीं होती है कि ऊपर से वो बहुत विनम्र है या बहुत सच्चा दिख रहा है, पर अंदर से क्या है वो हमें समझना पड़ता है। ये हम हमेशा ज़िंदगी में करते ही रहते हैं, लेकिन पूरे समाज की मेंटालिटीज़ का अंदाज़ा लगाना और भी नेचुरली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है। इसके बावजूद कुछ वाइडली शेयर्ड वैल्यूज़, बिलीव्स, इमोशंस, टेस्ट्स ये होते हैं समाज में। अब ये कैसे कह सकते हैं कि होते हैं, इसीलिए मैंने ये पिक्चर रखी है। तुम्हें अगर मैं कहूँ कि तुमसे कोई पठान मिलने आने वाला है, तो तुम खाली यही नहीं समझ जाओगे, तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में, कोई पठान तुमसे मिलने आने वाला है, तो तुम समझ जाओगे कि उसकी लैंग्वेज कुछ अलग होगी, उसकी क्लास का तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो गरीब है या अमीर है, लेकिन खाली पठान शब्द से तुम ये समझ जाओगे कि उसका एक सेंस ऑफ ऑनर होगा, है ना, यानी कि उसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह की होंगी, उसका कुछ बैठने का तरीका, चलने का तरीका भी कुछ हल्का सा आइडिया आपको हो जाएगा, है ना। या मैं ये कहूँ कि तुमसे कोई जापानीज मिलने आने वाला है, तो खाली इस जापानीज शब्द से तुम समझ जाओगे
कि उसका स्माइल कम करेगा, हंसेगा तो बिल्कुल नहीं, बहुत बेंड करेगा, बाव करेगा ग्रीट करने के लिए, और बहुत सच्चे लोग, मेहनती लोग शायद उनको रिप्रेजेंट करता है ना। इसी तरह से बंगाली, पहाड़ी, जर्मन, इंग्लिश, किसी भी कम्युनिटी का नाम लेते ही कुछ उनके वेशभूषा और जुबान ही नहीं, उनकी हैबिट्स किस तरह की होंगी, वो सोचते क्या है, थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो ये शो करता है कि वाइडली शेयर्ड वैल्यूज़, बिलीव्स, इमोशंस और टेस्ट्स, टेस्ट का मतलब समझते हो ना कि लोगों के टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। जैसे हम लोगों में जब कोई मौत हो जाती है तो ग्रीविंग या जो शोक मनाने का तरीका है उसमें ज़ोर से रोना शामिल है, लेकिन जापानीज में ज़ोर से रोना बहुत बैड मैनर समझा जाता है, ज़ोर से हंसना भी बैड मैनर समझा जाता है। तो टेस्ट भी थोड़े डिफरेंट होते हैं कम्युनिटीज़ के। तो ये होते हैं वाइडली शेयर्ड, आई एम अगेन रिपीटिंग, मूल्य, विश्वास, रुझान या टेस्ट, हैबिट्स, आदतें, जैसे पठानों की कुछ आदतें हैं, पंजाबियों की कुछ आदतें हैं, जर्मन्स की कुछ आदतें, कुछ वाइडली शेयर्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस कम्युनिटी में हर इंडिविजुअल वैसे ही होगा, हर जर्मन मेहनती होगा ये ज़रूरी नहीं है, हर जापानीज पंक्चुअल होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वाइडली शेयर्ड आमतौर पर इस तरह की टेंडेंसी देखी जाएगी। ठीक है, इनको कहते हैं कलेक्टिव मेंटालिटीज़, या मैंने शॉर्ट में कहा है मेंटालिटीज़। अब नेचुरली इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, वो अपनी मेंटालिटीज़ के थ्रू तो लेते हैं। मेंटालिटीज़ के अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो हमारे एक्शन को डिटरमिन करती हैं। वो क्या होती हैं, जरा सोचो। हमारी सोच के थ्रू ही हम कुछ भी एक्शन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। गांधी जी को फॉलो करना है या नेताजी सुभाष को फॉलो करना है, ये लोगों ने निर्णय लिया है ना, उसमें उनकी कुछ हद तक मेंटालिटीज़ भी जिम्मेदार थी कि उनको गांधी जी एक संत, एक अहिंसावादी, उनका रास्ता ज़्यादा लोगों को पसंद आया, क्योंकि हमारे कल्चर में एक संत की और अहिंसा वगैरह की एक खास जगह है। अगर हम लोग की जगह जर्मन्स होते तो गांधी जी शायद सक्सेसफुल नहीं होते उतने। तो मेंटालिटीज़ भी रिलेट कर, मतलब शेप करती हैं कि हम लोग क्या करेंगे। पर मेंटालिटीज़ के अलावा और क्या क्या शेप करता है हमारे एक्शंस को? मेंटालिटीज़ है क्या है? सांझी सोच, कलेक्टिव मेंटालिटीज़। हाँ, एनवायरनमेंट में एक तो चीज़ मेंटालिटीज़ हो गई, और क्या है? हाँ, सोशलाइजेशन जैसा भी हमारा हुआ है, वेरी गुड। सोशल नॉर्म्स मेंटालिटीज़ के ही एक एस्पेक्ट है ना, सांझी सोच, वैल्यूज़, उसके साथ ही वही। हाँ, वेरी गुड, वो भी मेंटालिटीज़ को ही मेनली शेप करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे नॉन कल्चरल या नॉन मेंटालिटी जो फैक्टर्स हैं, वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है किसी सोसाइटी में, है ना, और हमारी इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या है। कार्ल मार्क्स खासतौर पे एम्फसाइज करते थे हमारी क्लास पोजीशन क्या है ना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट शेपिंग फैक्टर होता है। या पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितनी है ना, और हमारी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कितनी है। ये कोई फैक्टर्स हैं जो कि शेप करते हैं। और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, जैसे किसी ने कहा, वो मेंटालिटीज़ के थ्रू ही शेप करता है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से, अब पास्ट में तिमूर लंग ने नरमुंडों का ढेर लगा दिया था दिल्ली में, है ना, अब वो इवेंट खत्म हो गया। वो तो आज डायरेक्टली शेप नहीं कर रहा, लेकिन उसका कहीं ट्रॉमा हमारे कल्चर में है, उसकी वजह से हमारी एंजाइटी लेवल, हमारी चॉइसेस, हाँ, कुछ आज तक उससे कुछ शेप होती हैं, है ना। तो ये साबित करता है कि मेंटालिटीज़ को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। पर असलियत ये है कि
ज़्यादातर किताबों में तुम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, इवन साइकोलॉजी में कल्चरल साइकोलॉजी थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है। हिस्ट्री की बहुत कम किताबों पे मेंटालिटीज़ पे सेक्शन होता है। मैं बहुत जिनकी इज्जत करता हूँ हिस्टोरियंस में, सुमित सरकार आते हैं। सुमित सरकार की अभी कुछ साल पहले नए किताब आई है मॉडर्न टाइम्स, उसमें सोशल और कल्चरल हिस्ट्री को उन्होंने काफ़ी जगह दी है। उसमें लिटरेचर आता है, उसमें प्रिंट कल्चर आता है, उसमें एजुकेशन, लीगल सिस्टम, सब पर उन्होंने बहुत ही बैलेंस तरीके से सारी अब तक जितनी रिसर्च हुई है उसको नज़र में रखते हुए बड़ा अच्छे कंक्लूजन्स दिए हैं। लेकिन मेंटालिटीज़ पे कोई सेक्शन नहीं है। इसी तरह से इरफान हबीब मेजर हिस्टोरियन, मैंने किसी उनकी किताब में मेंटालिटीज़ पे कोई सेक्शन नहीं देखा। इवन रोमिला थापर, मतलब सुप्रीम नेम, पर जहाँ तक मुझे याद आता है उन्होंने मेंटालिटीज़ पर सिस्टमैटिकली कुछ नहीं लिखा है। तो हम ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेंटालिटीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि मैं तुमसे बेकार अपने कुछ ज़्यादा ही उत्सुक होके और मेरी अपनी दिमाग की एक शौक है, ये हॉबी हॉर्स है मेरा, तो मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा है इम्पॉर्टेंट तो बाकी हिस्टोरियंस क्यों नहीं लिखते उसके बारे में। अब सोशियोलॉजी ले लो, सोशियोलॉजी में तो ज़रूर होना चाहिए, उसमें हर चीज़ स्टडी करते हैं, फैमिली, सोशल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशंस, ये सब सोशियोलॉजी में कंपैरेटिवली वर्ड के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं इस तरह से स्टडी किया जाता है। एक बहुत ही अच्छी किताब है, तुम सबको पढ़नी चाहिए, एंथनी गिडेंस इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ये हर, चाहे तुम ह्यूमैनिटी चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, लेकिन तुमको ज़रूर पढ़नी चाहिए तुम्हारी जनरल अवेयरनेस के लिए। उसमें लेकिन मेंटालिटीज़ पे कोई चैप्टर नहीं है। इसी तरह से साइकोलॉजी ले लो, ये तो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, पूरा डिसिप्लिन ही। लेकिन मेंटालिटीज़ तो चलो वो वर्ड अगर यूज़ नहीं करते तुम कह सकते हो नहीं, लेकिन वो कल्चरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एक मेजर पार्ट होता है साइकोलॉजी का। लेकिन इन लोगों ने भी आज तक वर्ड के अंदर मेंटालिटी मैप क्या है कोई नहीं बनाया है। यानी कि जैसे हम मैप वर्ड का स्टडी करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की जीडीपी कंपेयर करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ का एजुकेशन लेवल कंपेयर करते हैं, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब कंपेयर करते हैं, उसका मैप बनाते हैं, अलग अलग रंग देते हैं लेवल के हिसाब से। उसी तरह से मेंटालिटीज़ का भी तो मैप होना चाहिए कि जापान के अंदर वर्क एथिक्स बहुत अच्छा है, तो वर्क एथिक्स का मैप बनाएंगे तो जापान सबसे रेड होगा। वर्क एथिक्स शायद अफ्रीका में, बुराई करने की बात नहीं है, लेकिन अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में वर्क एथिक्स ज़्यादा नहीं है। फैमिली वैल्यूज चाइना में, इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो भाई बहन का रिश्ता और जो राखी की खूबसूरती रक्षाबंधन की इंडिया में, दुनिया की किसी सिविलाइजेशन में नहीं है ना। तो जब हम फैमिली वैल्यूज का मैप बनाएंगे तो इंडिया, चाइना में एल्डर्स की रिस्पेक्ट बहुत है, तो इसकी मैपिंग होनी चाहिए ना। मेंटालिटीज का एक वर्ड मैप बनना चाहिए, पूरी बुक होनी चाहिए, पूरी बल्कि बुक्स की श्रृंखला होनी चाहिए, इस पर रिसर्च होना चाहिए कि सब वैल्यूज को, सब बिलीफ पैटर्न्स को लेकर के वर्ड के अंदर कंपेयर किया जाए। पर ये आज तक नहीं किया गया है। अभी मैं इस बात पर आऊंगा कि क्यों नहीं किया गया, लेकिन पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मेंटालिटीज को लेकर कई चैलेंजेस हैं। मेंटालिटीज यानी कि सांझी, कलेक्टिव मेंटालिटी, इंडिविजुअल की मेंटालिटी नहीं, वो तो साइकोलॉजी स्टडी करते ही हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी की सांझी मेंटालिटीज को कंसेप्चुअलाइज करना, उसकी धारणा बनाना इतना सरल नहीं है। उसमें क्या क्या समस्याएं हैं? 4 मुख्य समस्याएं हैं। पहली चीज तो ये तुम लोग ऑब्वियसली समझ सकते हो। इससे पहले कि मैं कहूँ, आप लोग कुछ बताओ। मेंटालिटीज को समझना थोड़ा टेढ़ी खीर है, क्यों? हाँ, ओके, हाँ, हाँ। व्हाट्स योर नेम? वेरी गुड, यू आर साइकोलॉजी स्टूडेंट? ओके, वेरी गुड। हाँ,
खासतौर पे जब नेगेटिव्स हो जाते हैं सबकॉन्शियस में, तो वो साइकोलॉजिस्ट उसको हील करते हैं, ट्रीट करते हैं। वेरी गुड। लेकिन मैं इंडिविजुअल के अलावा कलेक्टिव मेंटालिटीज़ की बात कर रहा हूँ, हाँ। और यू आर राइट, यू स्टार्टेड बाय सेइंग इंडिविजुअल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। वी आर नॉट लाइक माइस और मंकीज़ और जिनका एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, पता होता है कि ये करेंगे। हर इंडिविजुअल यूनिक है कुछ हद तक। तो कलेक्टिव मेंटालिटीज़ को समझना एक तो ये मुश्किल हो गई है ना। इंडिविजुअल अपनी ही मेंटालिटीज़ को पूरी तरह नहीं समझता, जैसे साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना। इसीलिए कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी मैं परसों इतने शॉकिंग केसेस कि एक आदमी ने आत्महत्या तो की ही, लेकिन अपनी 2 बच्चियों को भी मार दिया, अपनी माँ को भी मार दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। छोटी बच्चियों का गला कोई कैसे काट सकता है? तो कितनी रेंज है ह्यूमन बीइंग्स में, है ना। और हमारा बिहेवियर बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं है, और हम खुद ही नहीं जानते हम क्यों कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं। तो सोचते हैं ना, मैंने ऐसा क्यों किया, हमारी अपनी मेंटालिटी ऐसी नहीं थी, लेकिन कभी कभी उसमें से कुछ ऐसा निकल के आता है ना। तो बहुत ये अनप्रिडिक्टेबल है माइंड, ह्यूमन माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जब इंडिविजुअल को समझना ही मुश्किल है, तो पूरी सोसाइटी की मेंटालिटीज़ के बारे में जनरलाइज करना तो नेचुरली मुश्किल होगा। ओके हाँ, कई फैक्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों की बायोलॉजी ही डिफरेंट होती है, जैसे किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसकी मेंटालिटी उस वजह से भी डिफरेंट हो जाएगी। किसी को एक तरह की बीमारी है, समझो कोई बहुत हेल्दी है, उसकी एटीट्यूड टू लाइफ ही डिफरेंट होती है। और कोई शुरू से बचपन से थोड़ा बीमार रहा है, तो उसकी एटीट्यूड टू लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। तो डिफरेंसेस जो मेंटालिटीज़ के हैं वो बाहर से भी आते हैं, जैसे विकास जी ने कहा बिल्कुल सही, बाहर के एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, पर हमारे अंदर से भी कुछ आते हैं, और कुछ उन इंस्टीट्यूशन से आते हैं जिनको हम फेस करते हैं। तुम रामानुजन कॉलेज में पढ़े हो, उस वजह से तुम्हारी कुछ मेंटालिटीज़ बन जाएंगी। आज से 10 साल बाद जब तुम फिक्स करके मिलोगे कि सब लोग 10 साल बाद सीपी के सेंट्रल पार्क में मिलेंगे, तो उस दिन तुम उमेश सर के बारे में, विकास सर के बारे में, है ना, यादें करोगे, जोक्स करोगे, है ना। तो वो तुम्हारे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, और अपने जो तजुर्बे हुए तुम्हारे कॉलेज में उन सबको, तो वो तुम्हारी कुछ हद तक मेंटालिटी वो भी बनाता है। अभी मैं इस पॉइंट पर आऊँगा कि हम एक साथ बहुत सारी कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, उन सब का हम पे असर पड़ता है। लेकिन सेकेंड डिफ़िकल्टी जो है, या कहना चाहिए सबसे पहली डिफ़िकल्टी मेंटालिटीज़ के बारे में ये है कि मेंटालिटीज़ आर इनविजिबल। Unlike GDP, they cannot be measured. Unlike battles, they don't have a clear record, है ना। ये एक टोटली इनविजिबल फैसेट है सोसाइटी का, ये पहली मुश्किल है। सेकेंड मुश्किल ये है जो अभी हमने बात की कि इंडिविजुअल की मेंटालिटी को समझना मुश्किल है, और पूरे कम्युनिटी की सांझी मेंटालिटीज़ के बारे में जनरलाइज करना नेचुरली और भी मुश्किल हो जाता है। तीसरी मुश्किल एक और है कि हर इंडिविजुअल एक साथ कई कम्युनिटीज़ को बिलोंग करता है। इसमें कोई क्लैश नहीं होता कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, लेकिन साथ में तुम हिंदुस्तानी हो, ये कोई क्लैश की बातें नहीं है। लेकिन मुस्लिम होने के नाते कुछ तुम्हारी मेंटालिटी शेप हुई है उस तरह से, है ना। जैसे पर्दा तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्रिश्चियन, जैसे ये क्रिश्चियन मैरिज है, उसमें नेचुरली पर्दा की कोई जगह नहीं है ना। तो और हिंदुस्तानी क्रिश्चियन, हिंदुस्तानी मुस्लिम, हिंदुस्तानी हिंदू, उनकी भी कुछ शेयर्ड मेंटालिटीज होंगी। धर्म के अलग अलग होते हुए भी कौन सी चीजें जो हम शेयर करते हैं इंडियंस, सोच के बताओ। हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब लोगों में पाई जाती हैं। आप लोगों के होंगे ना फ्रेंड्स, कुछ क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी होंगे, मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, नेबर्स में होंगे, हैं? हाँ, होना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है। बट यस, है ह्यूमैनिटी, ये भी अगेन ये आइडियल्स है जो हाल ही हम में ही नहीं, वो ब्रिटिशर्स में भी, ग्रीक्स में भी, सभी में होने चाहिए, है ना। ह्यूमैनिटी या
पर एक्चुअली तो हम में सब में ह्यूमैनिटी नहीं है, इंडियंस में तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें याद होगा पार्टीशन कभी मत भूलना, 15 अगस्त खाली सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। कुछ पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों के सर खुद काटे थे, जरा सोचो इस बात को। कितने भयंकर गैंग रेप्स हो रहे थे, हजारों की भीड़ छोटे छोटे बच्चों को भालों से चीर देती थी। 10 लाख एक्सपेक्टेड है, अभी शिशु से बात हो रही थी, 10 लाख करीब मर्डर हुए थे खाली मार्च से लेकर और सितंबर 6 महीने के पीरियड में। तो हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, कुछ हद तक है, पर उसका एक नेगेटिव साइड भी है कि हम धर्म वगैरह के नाम पर या जब लॉ एंड ऑर्डर टूटता है क्रिमिनल्स टेक ओवर कर लेते हैं। आम हिंदुस्तानी ऐसा नहीं करता, लेकिन क्रिमिनल्स टेक ओवर कर लेते हैं और थोड़े से क्रिमिनल्स हेल बना सकते हैं अगर वो गलियों को टेक ओवर कर लें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ह्यूमैनिटी वगैरह ये जनरल ह्यूमन आदर्श होते हैं जो कि डिग्रीज वेरी कर सकती हैं, बल्कि मैं कहूँगा शायद ह्यूमैनिटी किस में सबसे ज़्यादा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत है, भागते हुए जो अरब है सीरिया से या किसी ने जगह दी सबसे ज़्यादा तो उन लोगों ने दी है, पर खैर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो चुका है तो वो दे सकते हैं या उनकी जगह भी काफ़ी है, तो कई फैक्टर्स हैं। पर जो खास बातें हैं हम लोगों को, सारे इंडियंस को यूनाइट करती है जो चीज़ और कहीं और नहीं पाई जाती, ट्राई टू थिंक ऑफ दैट। अच्छा, अभी मैं इस बात पर डिटेल में आऊँगा कि इंडियन यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इस बात को मैं लेने वाला हूँ तो उस समय करेंगे। पर अब तुम लोग समझ गए कि मेंटालिटीज़ में कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जो मैंने अभी गिनवाई, इनविजिबल है, इनको मेजर वगैरह नहीं किया जा सकता और एक साथ हम कई कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, सॉरी, एक चीज़ और कॉम्प्लेक्स बनाती है कि इंडिविजुअल की मेंटालिटीज चेंज होती हैं, खाली उम्र के हिसाब से नहीं। अगर जैसे समझो तुम्हारा कल जॉब लग जाता है कैलिफोर्निया में और तुम यूएस से शिफ्ट कर जाते हो, तो तुम और खासतौर पे तुम्हारे बच्चे वो कुछ हद तक इंडियननेस लूज कर जाएंगे, है ना। हालांकि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एनआरआई बॉर्न इन इवन वेस्ट, कुछ चीज़ें जो अभी तक दीपावली, रक्षाबंधन, माँ का लाड़ और माँ की तकरार, है ना, बेटा शादी क्यों नहीं करता, तो वो सब हमारा इंडियन कल्चर है। वहाँ वेस्टर्न मदर इतना इंटरफेयर नहीं कर सकती ना, वो करती हैं। बच्चे 18-20 साल के होते ही घर छोड़ के चले जाते हैं वेस्टर्न, है ना, और ना माँ भी नॉक करके जाएगी कमरे में। लेकिन इंडिया में बहन का, माँ का एक स्पेशल अधिकार होता है ना। तो ये फैमिली वैल्यूज जैसे अभी तक वहाँ चल रहे हैं, है ना। राखी अभी तक मनाई जा रही है, इवन नेक्स्ट जनरेशन में भी जो अनराइज है। तो ये है इंडियन कल्चर जो ट्रांसपोर्ट हुआ। लेकिन कुछ हद तक मेंटालिटीज चेंज भी हो जाती हैं। जैसे समझो तुम कल किसी बैंक में जॉब कर रहे हो न्यूयॉर्क में, तो तुम्हारा वर्क एथिक्स कुछ हद तक चेंज हो जाएगा, है ना। तुम्हें उस तरह की कुछ पंक्चुअलिटी माननी पड़ेगी। और जितना जल्दी से हम लोग जैसे हम इंडियंस में क्या होता है, किनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं कि अपनी फैमिली के लिए तो सब लोग नेपोटिज्म करते हैं, वेस्टर्न्स भी करते हैं, है ना। अगर कोई वाइट प्रोफेसर है तो अपनी बेटी का जॉब लगाने के लिए वो भी कुछ तिगड़म करेगा, वो नेचुरल है, ह्यूमन ट्रेट है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया कैसे डिफरेंट है। अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूं, अफसर हूं, और मेरे गांव का कोई जिसको मैं जानता ही नहीं, लेकिन वो आकर के और मेरी देसी भाषा में और बोलना शुरू करेगा, तो मेरे अंदर कुछ गर्मजोशी आ जाएगी उसके लिए, और उसके लिए मैं थोड़ा बहुत कानून तोड़ के भी उसकी मदद कर दूंगा। यह है किनशिप टाइज, इतने स्ट्रांग है। जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली के लिए तो सभी करते हैं, हम जॉइंट फैमिली के लिए भी करते हैं, और जॉइंट फैमिली के बाहर कोई भी नाता बना ले,
अरे हम तो, अरे बिहारी बाबू, हम भी बिहार से। तो वो एक तरह का लेवरेज पॉइंट हो जाता है, प्रेशर पॉइंट हो जाता है। जर्मन्स में, जापानीज में ये चीज पॉसिबल नहीं है ना? ओके, तो ये कुछ हद तक जब तुम शिफ्ट कर जाओगे तो मे बी तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन में ये चेंज आ जाएगा कि वो भी अडेप्ट करने लगेंगे उस कल्चर से, फिर वो इतना किनशिप के लिए नहीं करेंगे। पर अच्छी बात यह है कि इंडियन डिशेस गायब नहीं हो जाएंगी उस घर में। जो इंडिया से अमेरिका में सेटल हो गया है, 2 जनरेशन पहले हुआ है, लेकिन खीर बनती होगी, है ना, इडली सांभर बनता होगा, इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक भी सुनेंगे उनके बच्चे, लेकिन वो इंडियन म्यूजिक भी चल रहा है। और जब मोदी जाते हैं वहां पर तो मोदी मोदी, है ना? तो एनआरआईज में भी वो एक कल्चरल इम्प्रिंट कैरी ऑन कर जाता है। ओके, अब इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद तुम इस तरह से समझ गए कि जो इम्पोर्टेंस क्या है कि मेंटालिटीज को समझे बगैर हम लोगों के बिहेवियर को ना समझ पाएंगे ना प्रिडिक्ट कर पाएंगे। फिर भी स्कॉलर्स ने लेकिन इग्नोर किया। अभी मैंने एग्जांपल दिया, मेंटालिटीज अनाल्स ग्रुप था, मार्क ब्लॉक, लुसेफेब्रे और ब्रोडेल, फर्डिनेंड ब्रोडेल। ये बड़े हिस्टोरियंस हैं जिनको ज़रूर कभी तुम्हें टाइम मिले, खासतौर पे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना, या उनके बारे में भी आजकल तो एक क्लिक से फ़ौरन तुम्हें कुछ ब्रॉड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उनके कहीं लेक्चर्स मिल जाए तो उनको ज़रूर सुनो, समझो वो किस टोन में बोलते थे, क्या कहना चाहते थे। वर्ड्स के अलावा आवाज़ का जो लहजा होता है वो बहुत कुछ कहता है कि आदमी किस चीज़ पे जोर दे रहा है, किस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, वो सब पता चलता है ना? तो आजकल फॉर्चुनेटली, मेरे टाइम में नहीं था, लेकिन मेरे बहुत बड़े एक आइडियल रहे हैं पीटर बर्क, एलन मैकफार्लेन हिस्टोरियंस में, क्रिस्टोफर हिल। मैं कभी इनका फेस भी नहीं जानता था, अब तो यूट्यूब पे क्लिक करो और उनके लेक्चर सुन लो। ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो इन लोगों ने थोड़ा बहुत मेंटालिटीज़ पे काम किया है, पर ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने नहीं किया है। अभी मैं इस बात पर आऊँगा कि क्यों नहीं किया है, लेकिन आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। लेकिन मैं एक बार और साबित करना चाहता हूँ कि मेंटालिटीज़ को इग्नोर करना कितना ज़्यादा गलत है। देखो, तुम सब ने, इवन जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं हैं, एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, गांधी जी इतने सफल क्यों हुए? ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन 12th के अंदर, 10th के अंदर भी एग्जाम में आता ही है। तिलक ने जोर लगाया, लाला लाजपत राय, बहुत बड़े बड़े नेता, उनके पहले बहुत जोर लगाया उन लोगों ने, लेकिन एक तो सब अपने अपने प्रांतों के लीडर थे, ऑल इंडिया लीडर नहीं थे। दूसरा, वो गांव को नहीं उठा पा रहे थे। उसके पहले, गांधी जी के पहले जो भी आंदोलन हुए वो केवल शहरों में ज्यादातर रहे। किसानों को, इवन ट्राइबल्स को जोड़ने वाले पहले गांधी जी थे, और फिर ऑल इंडिया मूवमेंट इकट्ठे कराने वाले। तो ये उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इतना बड़ा मूवमेंट और इतना सुंदर मूवमेंट जिसमें गले नहीं काटता था कोई। एक बार चौरी चौरा में किया तो गांधी जी ने उसको वापस ले लिया। ऐसे दुनिया में बहुत कम आंदोलन हुए हैं। माओ सत्ता में आए तो हजारों लाखों को गला काट कर आए, ठीक है ना। लेनिन सत्ता में आए तो लाखों लोगों को मार कर आए, और उसको आने के बाद करोड़ों लोगों को मारा। तो हम लोग ये बहुत लकी हैं, गांधी जी की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना बड़ा मूवमेंट और इतना शांतिमय तरीके से कि बच्चे भी जलसे में जाते थे और वापस घर आ जाते थे, लाशें नहीं आती थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब गांधी जी क्यों सक्सेसफुल हुए, उसके कई फैक्टर्स दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने कई वायदे किए थे, वो पूरे नहीं किए, लोगों में बहुत गुस्सा था। फिर AR देसाई जैसे मार्क्सिस्ट गिनाना शुरू कर देते हैं, किसान नाराज थे, मजदूर नाराज थे, ज़मींदार भी नाराज थे अंग्रेज़ों से, वगैरह वगैरह। अब ये मेरे हिसाब से मेंटालिटीज़ के बगैर जो एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं वो अधूरी है। गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो अधूरी है। क्योंकि गांधी बाकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए और विश्व में एक अलग ही कीर्तिमान क्यों बनाया, उसकी सफलता के पीछे
उनकी जो सच्चाई थी, जो अहिंसा थी, और उसका जो हमारे कल्चर में या मेंटालिटीज़ में, कल्चर और मेंटालिटीज़ रिलेटेड है, जो स्थान है एक अनपढ़ गंवार गरीब किसान के मस्तिष्क में, जो एक जगह है इस तरह के संत के लिए कि वो किसी और के लिए नहीं उठा लेकिन गांधी जी के लिए उठा। जहां अखबार नहीं पहुंचते थे, रेडियो तो था ही नहीं, वहां भी जंगलों में इतने बड़े बड़े आंदोलन शुरू हो गए, है ना, क्योंकि एक फकीर आया है, वो ये कहता है। तो ये जो मैच है मेंटालिटी से गांधी जी की पर्सनालिटी का, उसको कंपेयर किए बगैर, उसको हाईलाइट किए बगैर हम उनकी सफलता एक्सप्लेन पूरी तरह नहीं कर सकते। पर मैं एक और चीज़ बताता हूँ जिससे तुम्हें और भी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मेंटालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। गांधी जी जहां कम सक्सेसफुल हुए, वो भी बगैर मेंटालिटीज को समझे नहीं समझ सकते। कहां कम सक्सेसफुल हुए गांधी जी? इन कम्युनिटीज में। सबसे कम सक्सेसफुल कहां थे गांधी जी? जहां पे जिन्ना ने उन्हें हराया, मुस्लिम्स ने उतना साथ नहीं दिया। हालांकि गांधी जी पहले या अनोखे ऐसे नेता थे जिनके साथ कम से कम कुछ मुस्लिम्स थे, मौलाना आज़ाद थे, जाकिर हुसैन थे, वगैरह वगैरह, रफ़ी अहमद किदवई, लेकिन जिन्ना ने उनको परास्त कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी में। सिखों ने गांधी जी का बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया। सिख नेताओं में कौन थे गांधी जी के साथ? वैसे मैं भूल गया, मुस्लिम्स में खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको भूलना नहीं चाहिए, जिनको भेड़ियों के हवाले छोड़ दिया था जब आज़ादी मिली। उन सबको मार दिया गया ज़्यादातर जिन्ना के पाकिस्तान में। पर खैर, सिखों में, मुस्लिम्स में, जाटों में, हिंदुओं में भी, जाटों में बहुत ज़्यादा अपील नहीं थी गांधी जी की। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं थी? मेंटालिटी से ही तो एक्सप्लेन होगा, क्योंकि जाटों के कल्चर में शौर्य, लड़ना, हिंसा से लड़ना एक अलग स्टैंडिंग रखता है। एम आई क्लियर? सिखों में भी गांधी जी की उतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, फिर भी उनके बराबर किसी की नहीं हुई है, लेकिन रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज इनमें कम थी। और इसमें मेंटालिटीज से ही तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वरना कैसे एक्सप्लेन करोगे? जो जिस तरह के सिख किसान थे वैसे ही किसान यूपी में भी थे। तो इकोनॉमी से एक्सप्लेन नहीं होता, क्लास से एक्सप्लेन नहीं होता, मेंटालिटीज से एक्सप्लेन होता है ना? वैल्यूज क्या है, बिलीफ पैटर्न्स क्या है, टेस्ट किस तरीके के, इमोशनल पैटर्न्स भी होते हैं कम्युनिटीज में। तो अब तुम मेरे ख्याल से काफ़ी मशक्क़त कर लिया मैंने, अब तुम समझ गए होंगे कि मेंटालिटीज़ को जानना समझे बगैर हिस्ट्री भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इवन आज का समाज भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब तुम कैसे एक्सप्लेन, मैंने जैसे एक आर्टिकल लिखा था कि जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल था फ्रेंच इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग लिटरेचर पूरा पढ़ना होता है। तो मैंने पाया कि बहुत बड़े बड़े जर्नल्स हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री रिव्यू, इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े जर्नल्स माने जाते हैं जिनमें रिसर्च आर्टिकल्स छपते हैं। कोई आर्टिकल मैंने नहीं पाया जिसने ये बात बताई कि जर्मन वर्क कल्चर भैया बहुत फर्क है फ्रेंच वर्क कल्चर से, स्पेनिश वर्क कल्चर से। स्पेन में ज़्यादातर लोग सीस्ता करते हैं, मतलब दिन में 2 घंटे सो जाते हैं। जर्मनी में ये नहीं होता। मेरे एक फ्रेंड थे जो भी कुछ साल पहले जर्मनी गए थे, तो वो कहते बड़ी रिमार्केबल बात है कि वो टाइपिस्ट भी अगर आती है जर्मन तो वो बस 9 बजे शुरू हो जाती है, वो बात भी नहीं करेगी बीच में। तो ये जो वर्क कल्चर है, तो नेचुरली इसकी वजह से जर्मनी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा ना। फ्रेंच का ऐसा नहीं है, वो लोग आर्ट, क्विजीन, फैशन, है ना, उनके टेस्ट थोड़े से अलग है। वो लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स वे में लेते हैं। तो समाज को मेंटालिटीज़ के बगैर पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मेंटालिटीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है।
फिर भी इनकी मैपिंग नहीं हुई है। अब मैं इस बात पर आता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दो कि मेंटालिटीज़ का होल्ड कैसे बनता है हमारे ऊपर, क्यों इतना बाहर की मेंटालिटीज़ को हम मानते हैं अपने साथ। जैसे मैं जिस समाज में पड़ा हुआ उसमें धार्मिकता बहुत थी। मेरी मदर, मेरी ताई, इवन माय फादर, सुबह भाई खाने नाश्ता करने से पहले पूजा पाठ करनी ही है, और पूरी धार्मिकता से पर्व वगैरह मनाए जाते थे। ये होता है सोशलाइजेशन, बच्चे का सोशलाइजेशन, उससे मेंटालिटीज उसके माइंड में पहुंचती हैं। लेकिन हमारे अंदर भी एक टेंडेंसी, एक भूख है अपने कल्चर की मेंटालिटीज को मानने की। वो क्यों होती है? क्योंकि हम प्यार के बहुत भूखे होते हैं, हम सम्मान के बहुत भूखे होते हैं, और अपने समाज में सम्मान ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए उसकी मेंटालिटी, उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं जिससे बहुत एकदम स्ट्राइकिंगली क्लियर हो जाएगा। अरब देशों में बहुत गर्मी पड़ती है, फिर भी वुमन कैसे निकलेगी? ऊपर से नीचे तक लबादा गर्मी में। अब तो एयर कंडीशनिंग आ गई है, पर पहले तो नहीं थी, ये तो पहले से लबादा चल रहा है। तेज गर्मी में भी अपने आप को पूरा कवर करना, और पूरी मतलब डिसिप्लिन से करती हैं। ऐसा नहीं कि खाली दिखाने के लिए, उसको मानती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है ना, तो अपने आप को पेन देकर। इसके विपरीत देखो, न्यूयॉर्क में कितनी ठंड पड़ती है और वहां पर कम कपड़े पहनेंगे। फैशन का इतना इन्फ्लुएंस है, तो हम अपने आप को कष्ट भी देते हैं बहुत ज्यादा अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चलने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने अगर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है, तुम्हें राइट है जो मर्जी पहनो, फिर भी तुम अपने कल्चर के हिसाब से थोड़ा चलोगे ताकि उससे तुम्हें सम्मान मिले। हमारे अंदर सम्मान की बहुत ज़्यादा भूख होती है। सबसे ज़्यादा दिन किस दिन खराब लगता है? जिस दिन किसी ने तौहीन कर दी और तुम जवाब नहीं दे पाए। और सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन होती है? जैसे अभी मुझे होगी कि भाई आज तालियां बजी, है ना, तो नहीं थैंक यू आपने मेरी खुशी बढ़ा दी, हालांकि मेरा ये इरादा नहीं था। मैं एक एग्जांपल बस दे रहा था कि हम लोगों के अंदर ही एक रिसेप्टिविटी है कल्चर की मेंटालिटीज के हिसाब से चलने की। ओके, और एक रीजन और भी होता है, अंदर से आता है कि हम लोग सब कुछ, हमारा दिमाग कंप्लीट नहीं है, वो हाफ प्रोग्राम्ड है। अगर फुल प्रोग्राम्ड होता तब तो हम फ्लॉपीज की तरह होते भाई, अपने हिसाब से चलते। लेकिन वो हाफ प्रोग्राम्ड है और वो सब कुछ नहीं, सारी जानकारी निकाल सकता, उसे आश्रित होना पड़ता है समाज के दिए हुए विचारों पर। अब हर एक आदमी तो नहीं ढूंढ सकता कि भगवान है या नहीं है, वो कुछ हद तक अपने जिस कल्चर में रहता है उससे मान लेता है। कितना ढूंढेगा कि भगवान है या नहीं है? विवेकानंद ने कहा है तो चलो मान लेते हैं, है ना। तो ज्यादातर लोग उस हिसाब से, तुम कुछ कह रहे थे अनन्या ना? बिल्कुल। हाउ मच वी एक्सेप्ट, है ना, हाँ, हाउ मच वी इम्बाइब इट। थोड़ा जोर से बोलो ताकि सब सुने। हाँ, कुछ हद तक हम लोगों के अपने हाथ में है, आपने ये कहा है ना। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जो लोग भी सवाल पूछना चाहे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कहीं भी टोकर जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। और बाद में लास्ट में भी हम लोग जरूर थोड़ा सा सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का।
अगर समय हुआ। सर मैं ये कह रही हूँ कि कल्चर हमें इन्फ्लुएंस करता है, बट एट द सेम टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि कल्चर लोगों को नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस करता है, राइट? बिकॉज वो अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया, अरब वुमेन पूरा कवर्ड करके आती हैं बिकॉज वो ऐसा चूज़ कर रही हैं, राइट? सो आई थिंक कल्चर हमें इन्फ्लुएंस करता है, बट वी हैव टू डिसाइड, राइट, कि हम कितना उसको इन्फ्लुएंस Accept कि हम करें। कितना इफेक्ट हो उससे, yes. राइट? सो इसीलिए दैट इज व्हाट आई फील कि एंड Culture is not a computer which makes us similar like all floppies. अगर हम फ्लॉपी डालेंगे कंप्यूटर में तो एक जैसे ही also very difficult to have the right mentality because and to change that mentality जो generationally हम सोच रहे हैं उस चीज़ को change करने के लिए, and जो patterns हैं उनको अब finally change करने के लिए it's very difficult to keep up with it, but then you have to decide what you actually want to do, then it will definitely, very good. yeah. डेफिनेटली अनन्या, दिस गोज विदाउट सेइंग, हम लोगों को कल्चर पूरी तरह से प्रोग्राम नहीं कर सकता बेटो, दिस गोज विदाउट सेइंग। बल्कि आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग फिर भी इतना कल्चर क्यों मान लेते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था। इसमें तो कुछ भी आश्चर्य नहीं कि कल्चर कोई डिक्टेटर तो है नहीं, कोई सर्जन ऐसा नहीं है कि जो हमारे माइंड को पूरी तरह प्रोग्राम कर देगा। और फिर कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपस में ही कन्फ्लिक्टिंग है। जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल दे रहा था, मैं बचपन में बहुत धार्मिक था, फिर एक स्टेज पे आके मैं एकदम एग्नोस्टिक हो गया कि भाई ये भगवान है या नहीं, ये आंसर नहीं किया जा सकता। मैं अपने आप में ये कर सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँ, मेरी जितनी भी एनर्जी है मैं अच्छे कामों में लगाऊँ, औरों की हेल्प करूँ। अगर भगवान है तो वो तो सब देखते हैं, वो ऑल पावरफुल है, तो वो ज़रूर मेरे साथ ट्राई करेंगे। तो मैंने पूजा पाठ भी बंद कर दी। तो मैं, है ना, कल्चर मेरे को पूरी तरह प्रोग्राम नहीं कर पाया। एक स्टेज ऐसा था जब मैं राष्ट्रवादी, तो मैं आज भी हूँ, लेकिन भारत बहुत महान है, मैं ये मानता था, भारत विश्व गुरु था। पर फिर मैंने जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो मैं इसके अगेंस्ट बहुत सारे फैक्ट्स मुझे मिले कि इतने 3 ही तो दर्रे हैं जहां से इन्वेडर्स आते थे, और ना केवल विनाश करते थे बल्कि लड़कियों को सेक्स स्लेव्स बना के ले जाते थे। अगर विश्व गुरु था तो भैया ये 3 दर्रे क्यों नहीं ब्लॉक किए? खैबर, है ना, बोलन, और एक तीसरा है, 3 दर्रे। चाइना ने तो पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली, तो कैसे इंडिया सबसे महान था? सोचो। हमारी साइंस बहुत, ठीक है भाई, 0 हमने दिया, बहुत सारे हैं हमारी अचीवमेंट्स, लेकिन फेमीन्स में लाखों लोग मर जाते थे। अब भूख से मरने का मतलब क्या होता है? बर्नियर आया था औरंगजेब के टाइम में, उसने लिखा है, मैंने एक माँ को बच्चे को पकाते हुए देखा अकाल में, और बच्चियों को बेच तो देते ही थे, ये सब होता था। भूख के कारण क्या नहीं करता इंसान, एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। फिर भी हमने फेमिन्स के लिए क्या किया? अगर हम विश्व गुरु थे तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस में हम बहुत एडवांस थे, लेकिन टेक्नोलॉजी को हमने बहुत ज्यादा डेवलप, प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया। तो अचीवमेंट्स भी हैं और कुछ फेलियर्स भी हैं। तो अब हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है दुनिया में, ये कहना थोड़ी सी एग्जैजरेशन है। यस, इट हैपेंस सो दैट हमारी संस्कृति में कई चीज़ें बहुत अच्छी है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, जैसा रक्षाबंधन, सुंदर राखी का त्यौहार इंडिया में है भाई बहनों के बीच में, हॉलीवुड में तो बहन होती ही नहीं है। मेरे ख्याल से हॉलीवुड मूवीज में बहन का कंसेप्ट ही नहीं है ना? और हमारे यहाँ कभी देखा वहाँ के हीरोज की कोई बहन नहीं होती। हमारे यहाँ कितने सुंदर गीत हैं इस भावना को लेकर, कितने सुंदर एक हमने उसके लिए त्योहार बनाया हुआ, दुनिया में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारे कल्चर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम भी है। तो हर कल्चर में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं। चाइना का जैसे मुझे कन्फ्यूशियस सिस्टम अच्छा लगता है। रोमन्स ने एक्वाडक्ट्स बना लिए, बहुत रोमन रोड्स फेमस थी, उनकी इंजीनियरिंग बहुत मार्वलस थी, है?
तो हर सोसाइटी में कुछ अच्छाई और बुराई होती है, हमें ये एटीट्यूड रखनी चाहिए। तो जैसा तुम कह रहे थे, इस तरह के मैं बचपन में बहुत ज़्यादा अल्ट्रा पैट्रियाटिक था। मुझे अभी तक याद है, शहीद फिल्म देखी थी, तो मैं छोटा सा था लेकिन मैं मतलब इमोशन से कांप रहा था। तो वो जब वो गाना गाते हैं जेल से निकल के और फांसी की तरफ जा रहे हैं, है ना। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं समझ आया कि इंडिया में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं। उसके लिए हमको मेरी पहली निष्ठा अपने देश की तरफ रहेगी, जैसे अपनी माँ की तरफ है। मेरी माँ अगर बहुत खूबसूरत नहीं भी है तब भी रहेगी, लेकिन उसका मतलब मैं ये गुणगान नहीं करूँगा, एग्जैजरेट नहीं करूँगा कि भाई वो ही सबसे अच्छी नारी है दुनिया की, या मेरा देश ही सबसे ज़्यादा महान है। तो वो एग्जैजरेशन हो जाता है ना। ऑब्जेक्टिवली हमें देखना चाहिए। हाँ, वेरी राइट। हाँ बिल्कुल, अभी मैं इस बात पर आने वाला था कि डार्क साइड भी होती है कल्चर की। जैसे अभी मैंने कहा कास्ट सिस्टम, एक चीज अब जो तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया था, मैंने पूछा था हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस इंडिया में जो हैं उन सब में पाई जाती है, अनफॉर्चुनेटली वो कास्ट सिस्टम है। इंडियन क्रिश्चियंस में भी कास्ट सिस्टम है, इंडियन मुस्लिम्स में भी कास्ट सिस्टम है। अशराफ शादी नहीं करेंगे पसमानदा फैमिली में, दलित क्रिश्चियन जो है और जो अपर कास्ट क्रिश्चियन है वो आपस में शादी नहीं करेंगे। अब तो सब चेंज हो रहा है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिशनल इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू आर वेरी राइट, मैं इस पे आगे आने वाला था कि कल्चर की डार्क साइड भी होती है, सब कुछ अच्छा नहीं होता। संस्कृति जो हिंदी का वर्ड है, वो तहजीब भी उर्दू का वर्ड है, ये सजेस्ट करता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, खाली जो हमें विरासत में मिलता है, जो ग्रुप से मिलता है। पर ऐसा नहीं है, ग्रुप से कई चीज़ें गलत भी मिलती हैं जिन्हें हमें तर्क की दृष्टि से देखना है, मानववाद की दृष्टि से देखना है कि वो सही है या नहीं, उनको कैरी ऑन करें कि नहीं। जैसे मैंने कहा, हम लोगों के अंदर नेपोटिज्म बहुत है कि हम दूर का भी कोई रिश्ता नाम का लेके आ जाएगा, उसके लिए भी कानूनों की पूरी कमर तोड़ देंगे उसको हेल्प करने के लिए। करप्शन जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, है ना। इसीलिए हम लोगों में थोड़ा सा करप्शन ज़्यादा है। और यही नहीं कि हम खुद करते, ऐसे लीडर्स को चुनते हैं, हम माइंड नहीं करते भाई वो तो लालू यादव का बेटा है, जवाहर की बेटी है। तो डायनेस्टिसिज्म वगैरह हम लोगों के कल्चर में है बहुत ज़्यादा, परिवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खाली इस पे कि वो जवाहर की बेटी थी इंदिरा गांधी जी, तो उनको शुरू में कम से कम जो इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला इस वजह से मिला। या खाली इंदिरा गांधी नहीं, इतनी डायनेस्टिसिज्म हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, सपा में है मुलायम के बेटे, आरजेडी में है लालू के बेटे बेटी, साउथ में है स्टालिन करुणानिधि के बेटे। तो परिवारवाद हम लोगों में, ये परिवार तो सुंदर चीज़ है लेकिन परिवारवाद ये नेगेटिव साइड हो जाता है। तो जो आपने कहा नेगेटिव्स भी कल्चर से आते हैं, तो उनके लिए हमें ऑफ कोर्स इंडिविजुअल लेवल पे सिलेक्शन करना चाहिए कि हम कल्चर की अच्छी चीज़ों को लेंगे और अपने कल्चर की नहीं, हम औरों के कल्चर की भी अच्छी चीज़ों को लें। अब ग्लोबलाइजेशन में तो यही होना चाहिए। तो खैर ये मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि रीजंस क्या है, अंदर से ही हम कल्चर के लिए रिसेप्टिव हैं, इसलिए कल्चर हम पर पावर रखता है और इसीलिए कलेक्टिव मेंटालिटीज बन पाती हैं। एक हिस्ट्री का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि गांधी जी की सक्सेस और फेलियर दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मेंटालिटीज की जरूरत है। ऐसे ही आगे अभी तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई ब्रिटेन में रेवोल्यूशन नहीं हुआ, वहाँ तो इंडस्ट्री इतनी एडवांस थी, वहाँ लंदन इतना बड़ा शहर था, फ्रांस में क्यों हुआ? उसके लिए मेंटालिटीज को कंपेयर करना पड़ेगा। जो फ्रांस के किसान थे, गरीब थे, वो कहीं ज़्यादा गुस्से से भरे हुए थे। उनके कल्चर में डेफरेंस एक चीज़ होती है कि बड़े लोगों के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा, वो उस तरह का उनमें ट्रेडिशन बहुत कम था। जबकि ब्रिटेन में लॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, किंग की बहुत, मोनार्क की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। तो इसलिए वहाँ पर तो ये मेंटालिटीज का हो गया ना, मेंटालिटीज से ही एक्सप्लेनेशन पूरा हो पाता है। ओके हाँ, अब मैं बता रहा था कि क्यों बहुत सारे स्कॉलर्स ने मेंटालिटीज को फिर इग्नोर क्यों किया।
देखो इसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मेंटालिटीज, जैसा मैंने कहा, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मेंटालिटीज की मैपिंग करना और उनको कंपेयर करना कि वे पंजाबियों की मेंटालिटीज ऐसी होती है, बंगालियों की थोड़ी अलग होती है ना, या जर्मन्स, तो इस तरह से कंपैरिजंस करना एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देयर इज़ नो, हम खाली ब्रॉड एस्टिमेट्स लगा सकते हैं, हम प्रिसाइज मैपिंग तो अपने माइंड की नहीं कर सकते, पूरी सोसाइटी की कैसे करेंगे। पर ये ब्रॉड एस्टिमेट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, पठान आ रहा है कि जापानीज आ रहा है, तुम उस वर्ड से ही बहुत कुछ वो कैसा बिहेव करेगा उससे समझ जाओगे, है ना। तो हमारा सारा बिहेवियर क्योंकि मेंटालिटी से शेप होता है, तो उनके बारे में हमें मैपिंग करनी चाहिए। हालांकि ब्रॉड एस्टिमेट्स ही लगा पाएंगे, हम प्रिसाइज मैपिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरा रीज़न फिर उसको क्यों नहीं किया है स्कॉलर्स ने, या ज़्यादा किताबों में नहीं मिलता है। पहला रीज़न तो मैंने बताया कि वो मुश्किल है मैप करना। दूसरा रीज़न ये है कि मेंटालिटीज़ थोड़ा सेंसिटिव इशू है। बंगाली ऐसे होते हैं, या ये कह देने से कई बार, या मुस्लिम ऐसे होते हैं, या हिंदू ऐसे होते हैं, ये कह देने भर से कई बार दंगा हो सकता है। ओके, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। या मैं, जैसे मैंने इंडियन मेंटालिटीज की कुछ तारीफ की, लेकिन मैंने कुछ बुराई भी बताई। अब इसको लेके कई लोग, हो सकता है तुम भी बहुत गुस्सा हो जाओ ना। तो ये भी एक रीज़न है कि मेंटालिटीज़ को लोग स्कर्ट करते हैं, मतलब बाईपास करते हैं। ओके, पर तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मार्क्सिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मार्क्सिज्म जो है, अच्छे अच्छे मार्क्सिस्ट तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को नहीं मानते, यानी कि अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है, ये नहीं मानते। लेकिन जो बहुत फ्लेक्सिबल मार्क्सिस्ट हैं, वो भी वर्ग संघर्ष को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मानते हैं चेंज लाने में या सोसाइटी को समझने में। तो वो लोग मेंटालिटीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। इनफैक्ट मार्क्स ने जो अपनी फिलॉसफी लिखी थी, वो हेगल के काउंटर में लिखी थी। हेगल मानसिकता को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, विचारों को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। मार्क्स उसकी जगह अर्थव्यवस्था और वर्ग संघर्ष को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और मार्क्सिज्म बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आइडियोलॉजी था कुछ समय तक। अब वो थोड़ा सा ढीला हुआ है और अब कल्चरल मार्क्सिज्म आ गया है। कल्चरल मार्क्सिज्म, सबाल्टर्न स्टडीज़, एक और जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो शायद जानते होंगे, टीचर्स तो जानते ही हैं। ये लोग थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के बारे में अब बात करने लगे, लेकिन मेंटालिटीज़ का कंसेप्ट इनके कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट से थोड़ा अलग है। किस तरह से अलग है? सबाल्टर्न स्टडीज़ तुम में से कितने लोग जानते हैं सबाल्टर्न स्टडीज़? ओके, वेरी गुड। सबाल्टर्न स्टडीज़ कहते हैं ना, रंजीत गुहा ने इसी चीज़ से ये एक सीरीज ऑफ बुक्स आई थी कि हमें जो सबाल्टर्न कॉन्शियसनेस है, सोच है, उसको जरूर समझने की कोशिश करनी है और उसके कुछ फीचर्स होते हैं वो उन्होंने बताए हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड के सबाल्टर्न की भी मैप, एलीट को तो पहले नेग्लेक्ट करते हैं। एलीट की भी तो भाई कॉन्शियसनेस को पढ़ो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट सबाल्टर्न में। लेकिन सबाल्टर्न की कॉन्शियसनेस के ऊपर जो इन्होंने लिखा है वो बहुत ही रेपिटेटिव है कि भाई उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी होता है, हेजेमनी भी होता है, वो उसी को बार बार दिखाते रहते हैं। जापानीज सबाल्टर्न जो है चाइनीज सबाल्टर्न से कैसे अलग था, मेंटालिटीज की स्टडी ये डिमांड करती है। या इंडियन मेंटालिटीज में ब्रिटिशर्स के आने के बाद किसान की मेंटालिटीज में क्या चेंजेस आए, पहले की मेंटालिटीज को मैप करो। मध्यकाल में किस तरह की मेंटालिटीज थी, जैसे देश का कॉन्सेप्ट नहीं था। आप कुछ कह रहे हैं? ओके। तो मेंटालिटीज के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनकी मैपिंग भी करो। ये लोग खाली सेम चीज बार बार रिपीट ज्यादा करते हैं। सबाल्टर्न कॉन्शियसनेस, सबाल्टर्न स्कूल, कल्चरल मार्क्सिज्म, इवन जो सोशियोलॉजी में कुछ स्कूल्स हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल था। ओके, फ्रैंकफर्ट स्कूल मार्क्सिस्ट का ये ग्रुप था फ्रैंकफर्ट शहर में। तो वो लोग उन्होंने कल्चर को थोड़ा बहुत स्टडी किया है, लेकिन वो बार बार बस यही दिखाते रहते हैं
एलिट्स डोमिनेट करते हैं, सिनेमा को यूज़ कर रहे हैं कैपिटलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए। लेजिटिमेसी समझते हो कि भाई दुनिया में बहुत असमानता है लेकिन ये जायज़ है, ताकि एलिट का रूल चलता रहे। अब वो उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ओके। लेकिन मेंटालिटीज कहते हैं रिपीट मत करो। डिफरेंसेस क्या क्या हैं दुनिया में। जब हम जाट लैंड से सपोज मूव करते हैं, बंगाली भद्रलोक के बीच बैठते हैं, उनके साथ जो चाय पिएंगे वहाँ पे क्या होगा, रविंद्र संगीत की बात होगी, है ना। आर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जाट लैंड में वीरता बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वैल्यूज में कितना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंसेस की मैपिंग की ज़रूरत है। आज तक किसी ने वर्ड का ऐसा मैप नहीं बनाया है। ये काम अनाल्स ने शुरू किया था, मार्क ब्लॉक ने, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। तो आप समझ गए कि क्यों नेग्लेक्टेड है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नेग्लेक्टेड है। और आप लोगों के लिए बाद में अगर रिसर्च करना चाहो, इवन साइकोलॉजी में करना चाहो, तो कल्चरल साइकोलॉजी, दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स की जो साइकोलॉजी है उसके डिफरेंसेस को मैप करो, है ना। इसी तरह से सोशियोलॉजी में, कल्चरल सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में तो मैंने बताया, इवन इकोनॉमिक्स मैंने एग्जांपल दिया कि जर्मनी क्यों आगे निकल गया फ्रांस से इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। लेकिन मेंटालिटीज को रेफर किए बगैर पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब मैं खाली ये बता देता हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेंटालिटीज के बारे में, हम इन सब में नहीं जा सकते, इस समय नहीं है, खाली मैंने लिस्ट कर दिए हैं। पर अब मैं बात करूँगा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, बहुत ब्रीफ में मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ। देखो, मेंटालिटीज़ या कल्चर स्टैटिक नहीं होता, ओके, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन कल्चर ये है, या हिंदू कल्चर भी खाली कहें तो वेदों से लेकर भाई आज तक सेम नहीं है। जो वैदिक रिलीजन है वो हवन करने की रिलीजन है, वो इंद्र से, वरुण से बहुत सारी चीज़ें मांगने की रिलीजन है। वो ये नहीं कहता कि ये दुनिया माया है। लेकिन उपनिषदों में जैसे ही हम आते हैं, वेदांत में आते हैं, जैसे ही हम पुराणों में आते हैं, तो फिर ये दुनिया माया हो गई। अद्वैतवाद बाद में आ गया कि हमें इस दुनिया से तप करके अलग हटना है, सारी इच्छाएं खत्म करनी है। वेदों में इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, वो लोग बल्कि मांग रहे हैं गॉड से। हमारे यहाँ बाद में तपस्या, वैराग्य, सब कुछ छोड़ देना, ये बहुत ज़्यादा टॉप वैल्यू हो गई, ओके। उसके बाद फिर भक्ति युग ने एक और म्यूटेशन समझते हो ना, इंटरनल चेंज क्रिएट किया हिंदू रिलीजन में, जिसको अब सनातन रिलीजन कह लो। हिंदू नाम तो बाहर वालों ने दिया, सनातन रिलीजन। तो ये चेंजेस भी आते रहते हैं, ओके। तो स्टैटिक नहीं होती मेंटालिटीज। थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जो मेंटालिटीज होती हैं वो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस भी होती हैं। तुम सुबह पूजा करते हो, उस समय क्या मेंटालिटी होती है ना, बहुत भरे हुए हम भक्ति से और थोड़े से अदर वर्ल्डलीनेस। लेकिन शाम को हम डिस्को भी जाते हैं, और वो वैल्यूज कितनी डिफरेंट है ना। पर वही आदमी पूजा भी कर रहा है और डिस्को भी जा रहा है। एक में वैराग्य की इंपॉर्टेंस है, एक में ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने की, भोगवाद की इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से भरे होते हैं। फिर भी हमें मेंटालिटीज में ये रेंज मैप करनी पड़ती है। वही जो वैल्यूज हैं वो बंगालियों में भी है जो पठानों में है, लेकिन उनका रैंकिंग डिफरेंट है। वीरता को बंगाली बुरा थोड़ी मानते हैं, वो भी कहते हैं ना, जो वो बंकिम चंद्र का जो गाना है, गीत है, तो वो भी वीरता को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन पठान तो मतलब पीठ दिखा दी अगर, तो वो आत्महत्या कर लेगा अगर पीठ पे गोली खाई। तो रैंकिंग डिफरेंट है। पठानों में भी आर्ट्स अनइम्पॉर्टेंट थोड़ी है, वो भी अपना संगीत वगैरह बजाते हैं, लेकिन बंगालियों की तरह से उसकी हाई रैंकिंग नहीं है कि लड़की की शादी के टाइम पर सबसे पहले ये पूछाएगा रविंद्र संगीत आता है कि नहीं आता है। ओके, आप समझ रहे हो? सेम एलिमेंट्स, लेकिन जैसे कैलिडोस्कोप होता है ना, कैलिडोस्कोप जानते हो क्या होता है?
हाँ, उसमें मिरर्स के पीसेस होते हैं डिफरेंट कलर्स के, और जरा सा टिल्ट करने से बिल्कुल नया पैटर्न बन जाता है। तो ऐसे ही एलिमेंट सेम है हर कल्चर में, वीरता, स्कॉलरशिप, तपस्या, धार्मिकता, ये सब कल्चर्स में अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। ये वैल्यूज़ है जो ह्यूमन हर कल्चर में अच्छी मानी जाएगी। परिवार के एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, लेकिन जो एल्डर्स का स्थान चाइना में है, या जो एक व्यक्ति से विवाह करके सारी जिंदगी निभाना, ये जो हमारे कल्चर में है, ये ब्लैक्स के कल्चर में नहीं है। बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। या जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे कल्चर में, जिसको मैं समझता हूँ, दुनिया में कहीं भी इतने वेजिटेरियंस नहीं है जितने इंडिया में, या हिंदूज में, सॉरी हिंदूज में है। 60-70% लोग नॉनवेज नहीं खाते। हालांकि बहुत सारे ब्राह्मण भी खाते हैं, लेकिन बहुत सारे हिंदूज नहीं खाते। इतना प्रोपोर्शन ना चाइनीज में मिलेगा, वो तो सांप भी खा जाते हैं, अफ्रीका में नहीं मिलेगा, वेस्ट में नहीं मिलेगा, है ना। वेजिटेरियंस का इतना बड़ा प्रोपोर्शन, तो ये हमारी बस खाली डिग्रीज का फर्क है ना। वो लोग भी अब मानने लगे कि भाई जानवर तड़पता है ना, प्लांट्स भी अलाइव है, लेकिन प्लांट्स तड़पते तो नहीं है, जानवर तड़पता है जब उसको मारते हैं। खाली जानवर ही नहीं तड़पता, उसकी माँ भी तड़पती है। तो क्यों ना हम ऐसी चीज खाएं जिसमें तड़प कम से कम हो। एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बुरा है नॉनवेज, लेकिन इस्लाम में तो वो रिलीजियस ड्यूटी है ना। तो कई चीज़ों में इंडिया के अंदर, अभी मैं इस पॉइंट पर आऊँगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अब कॉम्प्लेक्सिटीज़ का पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ, तो अभी किसी को ज़्यादा रिसर्च में इंटरेस्ट हो ना, तो उसके लिए वो रेलेवेंट है। ये हाँ मेंशन कर दूं कि हर कल्चर में ना सब कल्चर्स होते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, लेकिन इंडिया में सब कल्चर्स हैं। पंजाबीज हैं, उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है, बंगालीज का अलग है, तमिलियंस का अलग है। तो ये सब कल्चर्स हैं विद इन द सेम कल्चर। सब कल्चर्स क्लासेस के भी होते हैं। अमीरों का कल्चर थोड़ा सा अलग होता है, गरीबों का कल्चर थोड़ा सा अलग होता है ना। ऐसे ही शहरों के भी सब कल्चर्स होते हैं। दिल्ली वाले मिलेंगे और बम्बई वाले मिलेंगे तो थोड़ा सा है ना, बॉम्बे के अंदर फास्ट ज़्यादा लगते हैं, सब बिजी ज़्यादा लगते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं। अब दिल्ली लाहौर में ये आइडिया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाहौर चले जाओ थोड़ा रिलैक्स। तो सब कल्चरल डिफरेंसेस हैं, यानी कि हम ब्रॉड कुछ चीज़ों में सिमिलर हैं, और एक लेवल पर सारी ह्यूमैनिटी एक कल्चर है, और हम सब उसके सब कल्चर्स हैं। आखिर जो पिता अपनी बेटी नहीं आई है उसके लिए चिंतित है, वो चाहे ट्राइबल ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, वो सेम ही फेस होगा ना। ह्यूमन फेस, ह्यूमन इमोशन सब बेसिकली सेम है। तो एक लेवल पर पूरा ह्यूमैनिटी एक कल्चर है, ये बात मत भूलना, ओके। अब मैं थोड़ा सा इस बात पर आता हूँ कि हमें जब हम मेंटालिटीज़ को स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज भी नहीं करना चाहिए अच्छाइयों को, यानी कि एग्जैजरेट करना, और बहुत ज़्यादा डेनिग्रेट भी नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी की केवल बुराइयों को हाईलाइट करना। स्कॉलर का, स्टूडेंट का, एजुकेटेड पर्सन का फ़र्ज़ ये है कि बड़े डिस्पैशनेट तरीके से हर कल्चर, हर मेंटालिटीज़, हर कंट्री के बारे में प्लस साइड पर ये है, नेगेटिव साइड पर ये है, ये ढूंढना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कैसे हमारे कल्चर, अब इंडियन कल्चर का एग्जांपल ले लेते हैं। कई चीज़ें रोमांटिसाइज की गई हैं, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है, कुछ तो पूरी तरह गलत है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, कौन सा एग्जांपल दिया था अभी कि इंडिया के बारे में की बात बिल्कुल गलत है। नहीं, कास्ट सिस्टम तो सही है पर बुरी है। गलत मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये जो झूठ बोला जाता है इंडिया के बारे में, वो क्या एग्जांपल दिया मैंने, विश्व गुरु। अब तुम लोग मान गए या अभी डाउट है? हम लोग विश्व गुरु, प्रधानमंत्री भी कहते हैं भाई, अब मैं कौन होता हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। हम कोई विश्व गुरु वगैरह नहीं थे, ना कोई बहुत ज़्यादा। एक एग्जांपल देता हूँ, विश्व गुरु नहीं थे।
हम लोग क्या कहते हैं कि ह्यून सैंग आया, देखो तक्षशिला, इतने बाहर से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, इसीलिए कहते हैं ना विश्व गुरु थे। अब थोड़ा बारीकी से तुम नहीं सोचना चाहिए एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कि वो लोग हमसे सीखने आते थे, हमने उनसे क्या सीखा। अगर हम इंटेलिजेंट होते, वाइज होते, स्कॉलरली होते तो उनसे भी तो सीखते। ह्यून सैंग अगर चाइना से आया, चाइना ने उस समय सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बना लिया था, चाइना में डेकेडल सेंसस होता था, चाइना ने सबसे पहले गन पाउडर बनाया, दुनिया की पहली किताब चाइना में छपी, सबसे पहले पेपर चाइना में बना, और सबसे बड़ी बात इन्वेजर्स को रोकने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली। हमने किसी कभी सीखा उनसे? हाँ, आज तो हमारे पास में चेन सॉ है, इलेक्ट्रिक सॉ है, डायमंड सॉ है। उस टाइम पे क्या था जो हम बिना टेक्नोलॉजी के ऐसा कुछ करेंगे कि हमने एक सिंगल स्टोन से इतना रॉक, हाँ रॉक कार्विंग वगैरह। देखो टेम्पल्स या वहाँ पे भी चर्चेज वगैरह, तुम जरा यूरोप की चर्चेज देखो, कितने गॉथिक चर्चेज थी मेडिवल यूरोप में, या चाइना में जैसे मैंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एग्जांपल दिया, उन्होंने पूरा कैनाल सिस्टम बना लिया था, इरिगेशन सिस्टम। तो हर जगह कुछ अचीवमेंट्स रही हैं, लेकिन टेम्पल्स के लिए मेन फायदा किसका था? एक क्लास का था। इसके अलावा एक बात और जो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी भी आती है, आज टेक्नोलॉजिकल में काफी आगे है। तो जो टेम्पल्स थे, कोणार्क का सन टेम्पल है, या कई जिनको अभी नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन कई ऐसे टेम्पल्स हैं जिनके जो पिलर्स थे उन पे भी सूरज का क्या प्रभाव पड़ता था, किस समय कितने कहाँ जा रही है, समय क्या बता रहा है, वो पूरी बात बेस्ड थी। आर्किटेक्चरल मार्वल्स, ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा बैकवर्ड थे। आर्किटेक्चरल मार्वल्स हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, जंतर मंतर ही है, या और प्राचीन काल में भी जो अजंता एलोरा है, भरे पड़े हैं। पर ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स तो इजिप्ट में भी मिल जाएंगे, है ना। मैं कह रहा हूँ कि हमने आम आदमी के प्रैक्टिकल यूज के लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज नहीं किया एज कंपेयर टू सम अदर सिविलाइजेशन। पर हमारा आर्किटेक्चर, खासतौर पे टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। और टेम्पल्स में एक चीज़ और अच्छी थी कि वहाँ पर टैंक्स भी बनाए जाते थे, साउथ इंडिया में खासतौर पे, और वो अकाल से लड़ने में आम आदमी की भी मदद करते थे। मेरे हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना भव्य बने हैं, ये किया, उससे ज़्यादा मेरा मन इधर रहता है ज़्यादा, ये पर्सनल मेरी चॉइस है कि आम आदमी कैसा था। अब ये शशि थरूर भी कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री भी बहुत खुश हुए थे जब ये कहा गया कि इंडिया जो है 30% ऑफ जीडीपी बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है। पहली बात तो ये वर्ल्ड जीडीपी कहाँ से कैलकुलेट कर लिया? ये मेडिसन ने कुछ क्लेम किया है, बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आज उस समय एस्टेक्स थे ना, इंकास थे ना, उनकी जीडीपी का क्या पता है तुम्हें? तो 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, चलो मान भी ले, हम लोग थोड़े फ्लरिशिंग थे, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ा सटीक डेटा देता हूँ जिससे पता चलेगा कि इतने गरीब थे हम लोग। देखो, अगर हमें सिविलाइजेशंस को कंपेयर करना है इकोनॉमिक में, तो आम आदमी कितना खुशहाल था ये देखना चाहिए ना। जो मजदूर है उसकी हालत कंपेयर करनी चाहिए, और उसको कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो एक दिन की दिहाड़ी में कितना गेहूं खरीद सकता था। इसको बोलते हैं वीट वेज। क्योंकि यहाँ पर मिलती थी कौड़ियाँ मजदूर को, डीम्स मिलते थे रोम में, या चाइना का युआन था, तो इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो करेंसी को छोड़ो, ये देखो उस करेंसी में एक दिन की दिहाड़ी में कितना गेहूं वो खरीद सकता था। तो ये सारा मैंने भी कैलकुलेशन किया। एक और एलन हिस्टोरियन है, उन्होंने रोम की कैलकुलेशंस किए। मैंने इरफान हबीब का सारा डेटा वगैरह निकाल के देखा, फिर कंपेयर किया कि भाई 1 एकड़ में इतनी पैदावार बनती है और एक दिहाड़ी का इतना वेज मिलता था, तो वो करीब आता है 3 किलो। एक दिन की दिहाड़ी में मुगल इंडिया में मैक्सिमम अच्छे टाइम में, जब अकाल वगैरह नहीं पड़ा हुआ है, 3 किलो गेहूं वो खरीद पाता था। ये करीब सेम है जो रोमन टाइम्स में था। रोमन का तो डेटा है, अवेलेबल है, हमको
हमको तो बहुत कैलकुलेट करना पड़ता, पर उन्होंने एक एडिक्ट है डायोक्लेटियन एडिक्ट, तो उसने सारी प्राइसेस और वेजेस सैलरी सब उसमें लिखी हुई हैं। तो हम जब इनको कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि मुगल के टाइम में एलिजाबेथन ब्रिटेन था, वहां पर एक दिन की दिहाड़ी में 6 किलो खरीद सकता था मजदूर, और हमारे यहाँ था उसका आधा 3 किलो। तो कहाँ से हम ज़्यादा अमीर हो गए? और फिर देखो फेमीन्स में करोड़ों लोग मर जाते थे। एक आयरलैंड के फेमीन को छोड़ के यूरोप में, या प्लेग आया था वो तो अलग बात है, ब्लैक डेथ उसको बोलते हैं, उसमें 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। लेकिन मतलब एनवायरमेंटल डिजास्टर में एक आयरलैंड फेमीन को छोड़ के 1840s में आया था, कभी भी इतने लाखों लोग ऐसे नहीं मरते थे वहां, जबकि वहां तो सीड यील्ड रेशियो कम था, वहां पैदावार कम होती थी। लेकिन क्योंकि वहां की महिलाओं को मतलब बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं समझा जाता था, इतने सारे बच्चे पैदा करो एक जिंदगी में, ये नहीं था वहां। लेट शादी होती थी, 2-3 बच्चे होते थे, पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट कम था, तो फिर भी वो वेल ऑफ थे हमसे। ओके, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत है जो कैलकुलेशन की गई है कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिच था, इंडिया विश्व गुरु था। ये भी मैंने 2-3 तुम्हें एग्जांपल्स दिए कि ऐसा कहना थोड़ा एग्जैजरेटेड है। हाँ, कई चीज़ों में हमने बहुत अचीवमेंट्स किए, टेम्पल्स प्लस हमारे आर्यभट्ट, जीरो का इन्वेंशन, हमारा आयुर्वेद, हमारा योगा, ये वर्ल्ड के लिए गिफ्ट है। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहना कि हम ही विश्व गुरु थे, हम सबसे ज़्यादा जानते थे, मेरे को तो ये बहुत बड़ी कमी लगती है कि ना हमने डिफेंस प्रॉपर किया, ना फेमीन्स को टैकल किया, ना हमें बहुत ज़्यादा सीखने की। अब ह्यून सैंग तो यहाँ है, यहाँ से बाहर कितने कम लोग गए हैं, एक शायद नागभट्ट या एक मतलब अशोक ने भेजा था अपने बेटे बेटी को, पर बहुत कम हम लोग एक्सप्लोर करते थे, हमें सीखने की आदत ही नहीं थी, शौक ही नहीं था। किसी ने नहीं लिखा कि भाई रोम में ये हो रहा है, रोमन सिविलाइजेशन में इतना कुछ अचीव किया गया है, चाइना में ये हो रहा है। कभी चाइना का शायद ज़्यादातर लोगों को कोई था ही नहीं, ह्यून सैंग ने आके बता दिया कि चाइना कोई देश भी है ना। तो हमें सीखने का बहुत ज़्यादा वो नहीं था। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट साइंस में, मैथमेटिक्स में हम लोग अच्छे थे। तो हमें बहुत ऑब्जेक्टिवली, डिस्पैशनेटली, ये वर्ड बहुत क्लियर, बगैर इमोशन में आए, हर कल्चर का प्लस देखना चाहिए। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, क्रेडिट साइड बनाता है, डेबिट साइड बनाता है, तो उसे हमें ईमानदारी से बनाना चाहिए। ओके, अभी मैंने 2 एग्जांपल्स दिए इंडिया के बारे में जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं कई एग्जांपल्स दूंगा जो कि एग्जैजरेटेड है, पूरी तरह गलत नहीं है पर काफ़ी एग्जैजरेटेड है। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा जो कल्चर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे कल्चर की सबसे पहली चीज़ जो आएगी, कहीं भी प्राइड से कही जाएगी, 2 बातें। एक तो कंटिन्यूटी है हमारी सिविलाइजेशन में, कुछ थ्रेड्स हैं जो वैदिक टाइम से, शायद इंडस वैली से भी, शिव जैसे इंडस वैली में पाए गए हैं, तो वो कुछ कंटिन्यूटी है जो कि दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देती। ओके, पर साथ में और इसमें कंटिन्यूटी हमें ये भी ऐड कर लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी भी हमने अडेप्ट कर ली है। इंडियन डेमोक्रेसी की सक्सेस थर्ड वर्ल्ड के अंदर यूनिक है, बहुत प्राइड की, जो मुझे सबसे ज़्यादा गर्व होता है अपने देश पे कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी हमारी चल रही है। खाली यही नहीं कि पाकिस्तान में नहीं चल रही, बांग्लादेश में काफ़ी नहीं चली थी, पर जापान वगैरह भी डेमोक्रेसी पे बहुत बाद में आए, साउथ कोरिया, ये सब बाद में आराम से डेमोक्रेसी इन्होंने। हमारे नेहरू जी, गांधी जी का एक बोल्ड डिसीजन था कि इंडिपेंडेंट होते ही हम सबको वोट देंगे, वोट का राइट देंगे। अनपढ़ हैं लेकिन नहीं, हमें उनकी समझ पे विश्वास है। ओके, तो ये डेमोक्रेसी का जो अडेप्टेशन, तो ये कंटिन्यूटी का पार्ट है कि हम पूरी तरह चेंज नहीं हुए, हमारी फैमिली वैल्यूज़ वगैरह वही हैं, लेकिन हमने डेमोक्रेसी भी अपना ली है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अपना ली है, लेकिन हमारा रक्षाबंधन, दिवाली सब चल रहा है, ईद चल रही है। ओके, डाइवर्सिटी जो है किस सेंस में कहा जाता है, इतने बड़े लैंड में तो डाइवर्सिटी होगी, लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी की खास बात यह है कि गांव के अंदर, एक ही गांव के अंदर भी डाइवर्सिटी बहुत मिल जाती है। ना केवल बहुत सारी क्लासेस होती हैं, वो तो हर जगह होती हैं, लेकिन बहुत सारे पंथ मिल जाएंगे, बहुत सारी मान्यताएं मिल जाएंगी।
तो एक गांव के अंदर भी हमारे अंदर डाइवर्सिटी होती है, एक शहर के अंदर बहुत डाइवर्सिटी होती है, कल्चरल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे तो होगी ही। तो इसलिए हमारी डाइवर्सिटी भी यूनिक है, लेकिन अंडरलाइंग एक यूनिटी भी है। अब ये यूनिटी क्या है, इसको थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। कॉमन बुक्स क्या कहते हैं, भाई हम लोग बहुत प्राइड फील करते हैं, हमारी कुछ फैमिली वैल्यूज़ हैं, है ना, हमारे यहाँ बड़ों की बहुत इज्जत की जाती है, हमने गाने बनाए हुए हैं जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। अब ये सब तो तुम समझ गए एग्जैजरेटेड है, कुछ कह रहे, ये बहुत ही एग्जैजरेटेड, दिल में सच्चाई रहती है, सब लोग सच बोलते हैं, तो ये एग्जैजरेटेड नोशंस है। या वो वाला गाना है ना, ये देश है वीर जवानों का, एक गुंडा गुंडा करे मार्केट में, पूरी भीड़ देखती रहती है। ये पठानों में नहीं हो सकता, इवन जर्मनी में नहीं हो सकता, है ना। तो ये सब तो एग्जैजरेशंस है, पर ठीक है, दिल को खुश करने के लिए अच्छे गाने होने चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। पर यूनिटी कहाँ पर है हमें? ये जो फैमिली वैल्यूज, एल्डर्स वगैरह की बातें है ना, ये पैन एशियन है। चाइना में भी है, जापान में भी है, अरब्स में भी है। ओके, तो कुछ यूनिटी की बातें हमारी जो है वो पैन एशियन है, वो एशियन वैल्यूज है। अफ्रीका में वैसी नहीं है फैमिली, यूरोप में ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। यूरोप की फैमिली कैसे डिफरेंट है, लेट शादी करना, बाल विवाह नहीं करना। वहां के बादशाह भी यहाँ की तरह नहीं करते थे कि अकबर जो सबसे महान था उसी की 5000 रानियां थी। ब्रिटिश किंग की कुछ कॉन्क्यूबाइन होती थी, 2-3, रानी तो एक ही होती थी, ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा पॉलीगैमी ये यूरोप में नहीं थी, वहां की फैमिली थोड़ी सी अलग। पर सबसे अच्छी बात थी कि वुमन जो है एक बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं थी, लेट शादी होती थी, लव मैरिज होती थी, शादी होते ही माँ बाप से अलग हो जाते थे। ये ब्रिटेन में खासतौर पर चर्च रिकॉर्ड से एलन मैकफर्लेन के शौर्य ने उन्होंने प्रूव किया 13th सेंचुरी से। और ये अलग होने की वजह से उनको एक इकोनॉमिक डायनेमिज्म है ना, क्योंकि बच्चे अगर अभी बड़े हुए नहीं है, उनके बच्चे हो गए, तो वो मेंटल डेवलपमेंट कितना होगा उनमें। हमारे यहाँ क्या, एक ही गांव में जो लड़का लड़की है भाई बहन है, ना वो शादी कर सकते, ना उनके बीच प्यार हो सकता है, सूली पे टांग देंगे गांव वाले ही। और यूरोप के अंदर तो फोक डांसेस होते हैं पूरे गांव के, और उसी में वो लोग एक दूसरे को चुनते हैं और लाइफ पार्टनर्स बनते हैं, पर बड़े होके बनते हैं, चाइल्ड मैरिजेस नहीं होती। तो ये कल्चरल फैमिली के डिफरेंसेस हैं। कुछ जो हमारी यूनिटी की बातें हैं वो हमारी मॉडर्न स्टेट से आई हैं। जैसे अगर कोई कहेगा ना, किसी ने, मैंने पूछा एक और कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसलिए यूनिटी है हमें, एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। सही है, ना केवल कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं बल्कि हम एक डेमोक्रेसी में पार्ट लेते हैं। हमारे कुछ फेवरेट लीडर्स हैं, चाहे मोदी के अगेंस्ट हो या, पर हमारे कुछ कॉमन लीडर्स हैं जिनमें जिनको मानते हैं, गांधी को खास तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह, यूनिटी का सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है कि हम भैया इकट्ठे लड़ाइयाँ लड़े हैं। जब यूनिटी होती है तभी तो लड़ते हैं इकट्ठे। जिस समय पाकिस्तान ने अटैक किया था, इंडियन मुस्लिम्स ने, एक आध थे आजम खान जैसे थे, पर उन्होंने रिबेलियन नहीं किया, उन्होंने इंडियन फौज का साथ दिया, बल्कि ये लड़े, कुर्बानियां दी। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा यूनिटी का, है ना। पर ये सब जो यूनिटी के पॉइंट्स हैं ये मॉडर्निटी से आते हैं। हम लोग जब मेंटालिटीज की या कल्चरल यूनिटी की बात कर रहे हैं तो हमें मॉडर्निटी से पहले की यूनिटी देखनी है। उसमें मैंने तुम्हें एक पॉइंट बता दिया, कास्ट सिस्टम। वो नेचुरली नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, लेकिन कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया के सब रिलीजन्स में पाया जाता है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो एक चीज है हर जगह पाई जाती है, ब्राह्मण्स और अनटचेबल्स। केरला के गांव में भी, और उनके मोहल्ले भी सब अलग अलग होते थे, उनके शमशान घाट अलग होते थे, पानी नहीं। जैसे अंबेडकर की जो ऑटोबायोग्राफी है, इतना टचिंग वो है
कि प्यास से मर रहे थे, लेकिन उनको वो पानी नहीं पी सकते थे कि वो अपर कास्ट का वेल था। ठीक है, तो ये लेकिन पैन इंडियन है। जो तुम कह रहे थे ना कोई की डार्क साइड भी तो होती है, तो कल्चर की मेंटालिटीज की यहाँ डार्क साइड है, पर वो यूनिट पूरे इंडिया को यूनाइट करती है। अब ऑफ कोर्स मॉडर्निटी से तो मैं प्री मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, मॉडर्निटी से ऑफ कोर्स चेंज आना शुरू हो गया, और इंडिया की बड़ी प्राइड की बात है कि हम लोगों ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत जल्दी शुरू कर दिए। राम मोहन रॉय 1780s है ना, लेकिन जो प्री मॉडर्न इंडिया उसमें ये एक यूनाइटिंग थ्रेड था, हालांकि बड़ा ही भद्दा बदसूरत थ्रेड। अच्छी चीजें क्या है जो पूरे इंडिया में पाई जाती हैं, तुम लोग बताओ। राखी जो है एक ही एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, जहां पर ये, वैसे मैं गलत हो सकता, मैं पूछ रहा हूं, मेरे ख्याल से जब एक मुस्लिम राजा ने हिंदू मोनार्क की हेल्प की, हाँ कर्णावती, पर वो शायद एक ही एग्जाम्पल है जब एक हिंदू मुस्लिम राजा के खिलाफ लड़ा एक हिंदू के लिए। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल है? मुझे याद नहीं आता। खैर, तो ये राखी जो है मुस्लिम्स में भी इसका असर है। राखी भेजी कर्णावती ने, और हुमायूं ने उसकी कदर की और उसके डिफेंस के लिए आर्मी भेजी। ओके, तो कुछ फैमिली जो हमारा वो है शेयर्ड है। अच्छी चीज़ों में बॉलीवुड भी आता है। आज का बॉलीवुड तो नहीं, अब तो माफिया ने टेक ओवर कर लिया 90s से करीब, और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे कई रिसर्चर्स काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री पे, लेकिन हाईलाइट नहीं करते। पूरे माफिया ने टेक ओवर कर लिया था। ड्रग एडिक्ट्स, हमारे हीरो हीरोइन बने हुए ड्रग एडिक्ट्स, इनकी पार्टियों के वीडियोस हैं, इनको हमने अपना हीरो हीरोइन बना रखा है। ये दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में जाकर के नाचते हैं, जिस टेररिस्ट ने हजारों लोग मार दिए। पर प्री 90s जो हमारा स्वीट बॉलीवुड है, वो हिंदूज, मुस्लिम्स, असमी सबको यूनाइट करता था। जहां हिंदी नहीं भी जानते थे वहां पर भी वो अंताक्षरी में गाने गाए जाते हैं। तो बॉलीवुड एक और यूनाइटिंग थ्रेड है। क्रिकेट, हाँ, काफी पैशनेट फीलिंग्स है उसके लिए, लेकिन मैं उतना नहीं कहूँगा। बहुत लोग हैं जो क्रिकेट नहीं देखते, लेकिन हाँ काफ़ी लोग देखते हैं और काफ़ी पैशनेटली फील करते हैं उसके लिए। हाँ, फेस्टिवल्स में हम लोग एक दूसरे के शरीक भी होते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन फेस्टिवल्स पे दंगे भी होते हैं। इसलिए मैंने उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया। ये हम नहीं भूल सकते, विजयदशमी को लेकर दंगे होते हैं, मुहर्रम को लेकर दंगे होते हैं, और बड़े भयंकर दंगे होते हैं, है ना। पर हाँ, अगर ज़्यादा पॉलिटिक्स ना आए तो आम लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स में विश करते हैं सबको, और मनाते भी हैं और खुशी से मनाते हैं। मेरी मदर इलिटरेट थी, अब नहीं रही, लेकिन पता नहीं कहाँ से उनको था कि बड़ा दिन यानी क्रिसमस, उस दिन खीर बनेगी, तो वो अपने हिसाब से क्रिसमस मनाती थी, जबकि उनको कुछ नहीं पता है यूरोप क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है। लेकिन तो ये एक हमारी मिली जुली जो कहते हैं संस्कृति का सिंक्रेटिक कल्चर बोलते हैं, है ना, मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब, इसके कुछ साइड है, लेकिन इसकी डार्क साइड भी हमें अब यहाँ पे मैं डार्क साइड पे कह रहा हूँ, डिस्पैशनेटली हमें देखना चाहिए कि दंगों में बच्चों तक को मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं, ये चीज़ भी तो इसी कल्चर में होती है। तो हमें एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए सिंक्रेटिज्म को। या मुगल काल में बहुत सिंक्रेटिक कल्चर, या शायद उमेश मुझसे डिफर करें, बहुत सिंक्रेटिक कल्चर डेवलप हो गया था। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड क्लेम है। एलिट्स में ही इतनी लड़ाई थी, कुछ ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर में बोरो किया, आर्ट्स में बोरो किया, दारा शिकोह ने खास तौर पे, अकबर ने दूसरी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दी, लेकिन रिलीजन के नाम पर ही गुरु तेग बहादुर को, बंदा बहादुर को दिल चीर के बेटे का उसके मुंह में डाला। रिलीजन के नाम पे किया ना, या तो इस्लाम अपना लो
तो हम कैसे, मतलब डार्क साइड को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली के ऊपर बहुत गाथाएं कही जाती हैं, दिल्ली बड़ी अच्छी थी मुगलों में, इसी चांदनी चौक में। और खाली ये नहीं कि बादशाह करवा रहा है, गुरु गोविंद सिंह को तड़पाते हुए जब ला रहे थे तो पूरा जुलूस चल रहा था साथ। इन चीजों को हमें अंडर द कारपेट ब्रश नहीं करना चाहिए, है ना। पर हाँ, वास्ट लेवल पे गांव-गांव में पीर फकीरों को हिंदू मुस्लिम दोनों मानते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। तो दोनों पहलू हैं, मैं खाली ये कहूँगा। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो गई, कंटिन्यूटी की बात हो गई। एक हाँ बहुत क्लेम किया जाता है इंडियन मेंटालिटीज़ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैसे तो रिलीजन्स हर कॉन्टिनेंट में, हर कल्चर में रिलीजन है ना। अब एथीस या नॉन बिलीवर्स का रेशियो जो है यूरोप में काफ़ी बढ़ गया है, अमेरिका में अभी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अदरवाइज मॉडर्न यूरोप से पहले रिलीजन ट्राइबल टाइम से ही फैमिली की तरह एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है हर ह्यूमन कल्चर का। तो रिलीजन होगी तो स्पिरिचुअलिटी भी होगी, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग थी। अब किस सेंस में अलग थी, थोड़ा सा सोच के बताओ। कैसे हम कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी है या जो चाइनीज स्पिरिचुअलिटी है, उससे हमारी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी अलग है, ज़्यादा गहरी है। हाँ, नहीं, वैराग्य का कंसेप्ट मंक्स का जैसे वहाँ भी है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि ये दुनिया माया है। वो ये कहते हैं कि ये दुनिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हेवन के लिए, अपने आफ्टर लाइफ के लिए वैराग्य लो, डिटैचमेंट लो। वो सब जगह हाईलाइट किया जाता है, सब जगह सेंट की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन हमारा कल्चर एक और चीज़ कहता है कि ये दुनिया है ही नहीं, ये माया है। अद्वैत का जो कंसेप्ट है कि एक्चुअली केवल एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उससे तुमको अपने आप को जोड़ना है, और ये सब जो फील कर रहे हो ये दुनिया, ये है ही नहीं, ये तो एक सपना है या माया है। ओके, तो ये सेंस में जो खासतौर पे इंडिक कल्चर्स कहना चाहिए। इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम भी कहता है कि हमें जन्नत के लिए जीना है, जन्नत के लिए उपवास करना है, फाके करने हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये दुनिया है नहीं, बल्कि वो ये कहता है कि ये दुनिया है और इसमें हमें इस्लाम फैलाना है। हम लोग कुछ और भी कहते हैं कि ये दुनिया है ही नहीं, ये खाली एक ड्रीम है, केवल एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, और हम अपने ईगो की वजह से उससे दूर हो गए हैं, हमें उससे जुड़ना है। ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, उपनिषदों में भी यही कहा गया है। अब लेकिन मेरे ख्याल से इसकी एक डार्क साइड है। अगर ये दुनिया माया है तो फिर कहीं बच्चों को लोग जला रहे हैं, कहीं कौमी दंगे हो रहे हैं, हमें अंग्रेज़ों ने आकर के कब्जा कर लिया है, कुछ नहीं करो, है ना। अगर दुनिया माया है तो सोशल जस्टिस के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़्यादा कुछ क्यों किया जाए। और ये माया के कंसेप्ट के कारण हम लोग कुछ हद तक ऐसे हो गए इनडिफरेंट। पॉलिटिकल एपैथी हमारे कल्चर में ज़्यादा हो गई, पूरी तरह तो नहीं हो सकती क्योंकि जब इन्वेडर्स आके मारेंगे तो कुछ तो लड़ेंगे, लेकिन जितनी डीप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए थी, जितना हमें एक चाणक्य के अलावा किसी ने ज़्यादा लिखा ही नहीं पॉलिटिकल साइंस, और चाणक्य ने भी डेमोक्रेसी वगैरह का कोई कंसेप्ट डिस्कस ही नहीं किया है, वो है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसका एक डार्क साइड भी है, खासतौर पे जो हमें पॉलिटिकल एपैथी है। क्रिमिनल्स को शहाबुद्दीन ने लाला के बेटों को एसिड में चलवा दिया था,
सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के ऊपर ही गोली चलाई थी बाजार में, और फिर भी वो इलेक्ट होता था, जेल से भी इलेक्ट होता था। तो पॉलिटिकल एपैथी है ना, फिर वो कैसा राज बनाएगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा कनेक्टेड है। हार्मनी का एक क्लेम है हमारे कल्चर में कि हाँ, वो मैंने डिस्कस कर ही दिया है कि हार्मनी के साइड दंगे भी हैं, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। दोनों चीजें। धर्म का भी एक कंसेप्ट है। हम लोग कहते हैं हमारे मजहब नहीं, हम धर्म है, ये रिलीजन क्रिश्चियनिटी की तरह नहीं है। धर्म का कंसेप्ट क्या है, जिसमें एक कुछ हद तक सच्चाई है कि जैसा मैंने कहा इतने ज़्यादा वेजिटेरियंस कहीं नहीं मिलते। हमारे यहाँ जब लड़ाइयाँ होती थी वो भी शाम को बंद हो जाती थी, रूल्स के हिसाब से लड़ते थे, है ना। नॉन कॉम्बैटेंट्स मतलब जो आम जन नागरिक है उनके सिरों के ढेर नहीं लगाए जाते थे, लड़कियों को बेचा नहीं जाता था मंडियों में, एनिमी की बेटियों को, ये सब नहीं था। एक ठीक है, हमारे कल्चर में एक धर्म का कुछ खास कंसेप्ट था, ये मानना चाहिए। लेकिन ये फैमिली वैल्यूज वगैरह कुछ हद तक एशियन कॉमनैलिटी है। हाँ, फैमिली वैल्यूज में हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हमारी फैमिली बहुत ग्रेट है, लेकिन इसकी डार्क साइड क्या है? तुम सब तो फैमिली बहुत स्ट्रांगली, हाँ, ये एक डार्क साइड है। और इससे भी ज़्यादा डार्क साइड कुछ है, सबजुगेशन ऑफ विमेन। हाँ, ये तो खैर रेयर है, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाती है। यूरोप में ये चीज़ कम थी, वहाँ विच हंटिंग का कुछ थोड़ी बुरी ट्रेडिशन आई थी कुछ समय के लिए, लेकिन सती का कंसेप्ट नहीं है। जैसे कुछ मुस्लिम कल्चर्स में जेनिटल म्यूटिलेशन का कंसेप्ट है, ये यूरोप में कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ विडो रीमैरी नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि बाल विधवा हो जाए उसकी भी रीमैरिज नहीं होती थी। सबजुकेशन ऑफ विमेन, अब ये तो आम स्तर पे हुआ, लेकिन मैं सबसे ऊंचे आइडियल स्तर पे लेता हूँ फैमिली। रामायण में भी क्या हुआ विमेन के साथ? हाँ, वेरी गुड। राम ने नहीं कहा कि मैं भी अग्नि परीक्षा देता हूं, तुम भी दो। राम भी तो अलग रहे थे। अग्नि परीक्षा से भी ज्यादा क्या हुआ सीता के साथ? हाँ, प्रेग्नेंट थी, जंगल में छुड़वाया। अरे अलग भी करना था धोबी की वजह से तो एक अलग महल बनवा देते, कुटिया ही बनवा देते, जंगल में छुड़वाया। और एक देखो आयरनी समझते हो ना, हिंदी में विडंबना बोलते हैं। आयरनी की बात यह है कि जितनी विमेन रिलीजियस होती हैं, जितने आंसू बहाती हैं रामायण देखते हुए, उतने मेन नहीं होते। ऐसा क्यों होता है वैसे? मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग बताओ। रिलीजन्स हैव बीन वेरी अनफेयर टू विमेन, है नहीं? एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन ये नहीं कहता कि अपने अन्याय को लिए उसी की गीत गाओ, उसी को महिमा मंडम बोलते हैं ना, क्यों विमेन इतनी ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट क्यों एक्सेप्ट कर लेती हैं? त्याग करते रहो। नहीं, मेन को भी कहा जाता है, बेटों को भी कहा जाता है त्याग करो, लेकिन उसके त्याग थोड़े अलग होते हैं। पर मेरे ख्याल से वुमन जो है ना, उसके विकास शायद सही कह रहे हैं कि वुमन फैमिली रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। जैसे पेरेंट्स की केयर, और जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल फैमिली रिलेशन को वुमन कैसे करती है। जब डिवोर्स होता है तो आदमी अक्सर बच्चों को छोड़ के चल देता है, कई बार तो लड़ता है, लेकिन कोर्ट भी वुमन को ज़्यादा देती है। लेकिन बहुत बार होता है कि मैन को इतनी केयर नहीं होती, और माँ जो है गरीब भी होगी, बच्चे को नहीं छोड़ती।
है ना। तो फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए थोड़ी इमोशनल जो डेप्थ है वो शायद वुमन में साइकोलॉजिकली थोड़ी ज़्यादा है, और उन्हीं को लेके कल्चर भी हमारा थोड़ा सा ये करता है। अब सीता ने प्रतिकार तो किया था राम का, है ना, कि तुम मुझे अब नहीं छू पाओगे और धरती माँ तू फट जा, लेकिन कभी बुराई नहीं की, कभी विद्रोह नहीं किया, चली आई, है ना। तो ये त्याग की जो भावना धर्म सिखाता भी है, और पता नहीं कुछ विमेन में है ऐसा साइकोलॉजिकली कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेती हैं कुछ हद तक। अब भी करती हैं, अब नहीं करती ना विमेन, कुछ हद तक। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। नहीं, पर जो और विमेन होती हैं वो प्रताड़ित वुमन का साथ नहीं देती। हाँ, नहीं, कुछ तो फोर्स का एलिमेंट होता है मेन के पास, लेकिन मैं ये एक सवाल उठा रहा हूँ कि जो बाकी विमेन है वो भी उस प्रताड़ित वुमन के एक्सप्लॉयटेशन में शामिल हो जाती हैं, बल्कि कई बार वो प्रिंसिपल डिस्टर्ब क्रिएट करने वाली होती हैं, है ना। तो ऐसा क्यों है, ये एक साइकोलॉजी के लिए सोचने वाली बात है। नहीं सर, बिकॉज रूरल एरियाज़ में लाइक एजुकेशन कम होता है, राइट, सो उनकी माइंडसेट भी उसी हिसाब से रहती है। एंड प्लस जो मेन होते हैं वो ज़्यादा लाइक अथॉरिटी के पोजीशन में होते हैं, सो इसीलिए उस टाइम वुमेन बोल नहीं पाती हैं, या इन द सेंस दे एक्सेप्ट इट, राइट। बट देन अर्बन एरियाज़ में व्हेन दे आर एजुकेटेड, रूरल एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जब किसी एक वुमेन ने या किसी पर्टिकुलर 2-3 ग्रुप या इंडिविजुअल्स में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एंड दे केम आउट ऑफ इट। अनन्या, द वेरी फैक्ट दैट अर्बन वुमेन आल्सो या दे डू, बट सपोर्ट दिस कल्चर, राइट, कि वो जितनी, मेरे घर में बहुत सब लोग रामायण देखते थे, लेकिन विमेन जिस शौक से देखती थी, अब वो तो ये जो अब गंदे सीरियल्स आ रहे हैं उन्होंने ही चेंज किया है, पर वो कुछ ज़्यादा ही दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। सर आई थिंक इन जनरल नहीं है, बिकॉज सबकी माइंडसेट अलग होती है, एंड सब आई थिंक सबके एक्सपीरियंसेस भी अलग होते हैं, सो सबके ऊपर डिपेंड करता है, सबकी चॉइस है कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, ये हमने शुरू में कहा, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, बट डिस्पाइट दिस फ्रीडम टू बी यूनिक एटलीस्ट इन योर माइंड, है ना, चाहे तुम ऊपर से मान लो सर की रिस्पेक्ट कर ली, क्योंकि वही फायदा इसी में, रिस्पेक्ट दिखा दो, लेकिन खाली दिखाते नहीं है, काफी हद तक अंदर से भी मान लेते हैं, क्योंकि कल्चर की एक पावर हमारे अंदर तक पहुंचती है। हाँ सर, कल्चर रोल प्ले करता है, लाइक कंडीशन माइंडसेट। ये खाली हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं कि भाई हम पब्लिक में बैठ के कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, है ना, ये खाली हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम सही मानते हैं कि कुछ चीज़ें पब्लिक में नहीं है करने की, ओके, है ना। तो कल्चर की पेनिट्रेशन हमारे माइंड के अंदर होती है, हम खाली उसको इनएक्ट नहीं कर रहे हैं। यस। इंडियन इस्लाम पे कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी हो गया ना, अब मैं बस, हाँ, डार्कर फैसेट्स मैंने डिस्कस कर लिए। एक में एक्सेंट्रिसिटीज़ भी होती हैं कल्चर में, खाली इस पे खाली कुछ बता देता हूँ कि देखो हमारे कल्चर में क्या एक्सेंट्रिसिटीज़ है। एक तो जैसे मुझे बड़ा वो लगता है कि लव मैरिज के नाम पे सूली पे भी टांग देते थे, पेड़ों से टांग देते थे, विलेजर्स खुद, माँ बाप खुद। पर मैरिज को लेके हम कुछ ज़्यादा ही पागल हुए हैं। एक तो मैरिज करनी है सबको, पीछे पड़ जाएंगे सारे, मतलब रिश्तेदार ही नहीं, पड़ोसी भी, कब कर रही है तू शादी। फिर उसके बाद जाति के अंदर करनी है, गोत्र के बाहर करनी है, गांव के लड़के से तो कर ही नहीं सकते, मांगलिक हो कि नहीं हो, मतलब इतना उसका एल्जेब्रा बना रखा है कि ज़्यादातर फैमिलीज में टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होता है, इस लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा, उस लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रही,
हाँ, वो तो खैर खूबसूरती के ना वो सभी चाहते हैं मेरे ख्याल से, पर मैं टिपिकली जो खासतौर पे हिंदू फैमिलीज़ हैं, कुछ हद तक नॉन हिंदू भी जो इंडिया में है, उसमें मतलब ब्यूटी तो सभी चाहेंगे, हाइट हो, रंग अच्छा हो, वगैरह वगैरह, वो तो यूरोप में भी चाहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो नीडलेस कॉम्प्लिकेशन कर रखा है, और फिर लड़के को लड़की नहीं मिलती, लड़की को लड़का नहीं मिलता। और जो सबसे इजी तरीका हो सकता है, भैया तुम गांव में रहते हो, कुछ डांसेस होने चाहिए, कुछ फेस्टिवल्स होने चाहिए, गरबा होना चाहिए, एक दूसरे को पसंद कर लो, जैसा यूरोप में होता है, जैसा हमारे यहाँ भी ट्राइबल्स में होता है। वो तो हम होने नहीं देंगे। चलो हमारा एक सेंस ऑफ ऑनर है कि भाई फिजिकल रिलेशंस, बिल्कुल मैं भी समझता हूँ फिजिकल रिलेशंस बहुत ज़्यादा अगली चीज़ है। रोमांटिक लव हो जाए ठीक है, लेकिन फिजिकल रिलेशन मैरिज के बाहर नहीं होना चाहिए, मैरिज के पहले नहीं होना चाहिए। ये हमारा, जैसा हमारी जो 60-70s की मूवीज़ है ना, कि एक ही बार प्यार करना है, एक से ही करना है ना, ये इसमें कुछ ब्यूटी है इस कंसेप्ट में, है ना, वेस्ट की तरह नहीं। तो हम इसको तो माने बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, ये एक्सेंट्रिसिटी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो हर कल्चर में एक्सेंट्रिसिटीज भी होती हैं। मॉडर्निटी से क्या है ये मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है। अगर बाई चांस कुछ ये रीडिंग्स है, किसी को चाहिए हो तो मैं बता दूंगा। इसमें मेरी भी एक किताब है, वैसे मैं प्रमोट कर दूं, सांस्कृतिक इतिहास एक सर्वेक्षण। ये मैंने यूरोप, इंडिया, चाइना सबको कंपेयर किया है। वो तुम्हारी लाइब्रेरी में शायद होगी, कभी तुम लोग चाहो तो देख लेना। ये सब चीज़ें डिस्कस करने की अभी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर। किस पे? इससे पीछे ये फेमिन्स, अच्छा मूवी, ये मैक्स वेबर है। मैं बता रहा हूँ ये मैक्स वेबर है। कार्ल मार्क्स को मैं बहुत महान नहीं मानता, मैं मैक्स वेबर को बहुत मानता हूँ। ये नहीं बिल्कुल भी रेफर किया जाता। कभी आप लोगों में से किसी को रुचि हो एकेडमिक तो मैक्स वेबर जरूर पढ़िए। और मैक्स वेबर को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी उनकी ओरिजिनल बहुत, लेकिन उनको रेमंड एरन ने 3 चैप्टर्स में बहुत अच्छा समअप किया है। और उसके ऊपर बड़ा अच्छा लेक्चर है, एलन मैकफरलेन के लेक्चर्स हैं जो सभी स्कॉलर्स पर हैं, यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो वेबर, दुर्खेम, ये जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, इनको कभी इनके बारे में सुनना कि इन्होंने क्या आइडियाज़ दिए हैं सोसाइटी के बारे में। ये मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि हमारी डेमोक्रेसी तो चलो बहुत एक प्राइड वाली चीज़ है, लेकिन द फैक्ट कि क्रिमिनल्स को लोग जिताते हैं बगैर फोर्स के भी। सब जगह वो बूथ कैप्चरिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी कम्युनिटी के नाम पे, डायनेस्टी के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे हम जो वोट डाल के खुद जिताते हैं क्रिमिनल्स को, जिन्होंने गैंग रेप्स किए वो मिनिस्टर्स बने हुए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तस्लीमुद्दीन याद है, कैबिनेट मतलब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस का चीफ बना दिया गया था। हालांकि बाद में फिर शोर मचा तो उसे हटाया गया, पर लालू यादव ने तस्लीमुद्दीन को 97 की बात है शायद, गौड़ा की प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया, जिसके ऊपर गैंग रेप्स और मर्डर के चार्जेस है। तो ये तक हमारे एपैथी, पॉलिटिकल एपैथी कह रहा था ना मैं, वो है थोड़ा। और ये आनंद का, ये बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। बॉलीवुड का जो सुनहरा युग था उसका एग्जाम्पल, वो पूरे इंडिया को टच करता था, पूरे इंडिया की धड़कनों को टच करता था। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी भी यंगर जनरेशन भी उन गानों को गाती है। वो ये सब माफिया वाले अब बॉलीवुड में आ गए हैं और शोर मचाते हैं, खाली नंगापन करते हैं, लेकिन वो जो सुनहरा युग था बॉलीवुड का वो मरा नहीं है। वो अंताक्षरी में छोटी छोटी बच्चियां जब गाती हैं तो वाकई आंखें भीग जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी विरासत। नौशाद, कुछ हमारे जो म्यूज़िक कंपोजर्स हुए ना, हमारे बहुत प्राइड की चीज़ है, उनका नाम तुम्हें पता होने चाहिए। ये याद मत रखो कि हीरो कौन था, और ज़्यादातर लोग कंपोजर्स के नाम ही नहीं जानते। इन्होंने जादू पैदा किया है,
मदन मोहन, एस.टी. बर्मन, बिमल, हाँ, इन लोगों को तुम्हें पता होने चाहिए, ये नाम आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे जाने चाहिए। इन्होंने वाकई हमारे कल्चर को पूरी दुनिया में कुछ चीज़ें जो हमने दी हैं, योगा दिया है, पर उनमें जो ये 60s 70s के बॉलीवुड का म्यूज़िक है, ये हॉलीवुड में भी जादू नहीं है। और कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, वरना Thank you so much, sir, for those inspiring words. It was truly very informative and worth knowledge seeking. Last but not the least, I would like to invite Vikas sir to give a vote of thanks to all of us present here. बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बहुत ही सुंदर और बहुत सारी चीज़ों को छूता हुआ एक लेक्चर, एक टॉक हमने सुनी। लगभग 2 घंटे का समय था और लग रहा था कि जैसे कि हम इसको सुनते ही जाएं, लेकिन समय की बाध्यता होती है। आज की इस टॉक में जिन विषयों को हमने छुआ, आप देख सकते हैं कि सर ने ऑलमोस्ट इतने सारे एस्पेक्ट्स हमारे लिए आगे सोचने के लिए छोड़ दिए हैं। सर ने किस प्रकार से सोशियोलॉजिकल पहलुओं से लेकर अर्ली हिस्ट्रीज़ में कैसे चीज़ों को समझा जाता था, उससे लेकर और आज मेंटलिटीज़ पर किस किस तरह की बातें हो सकती हैं, उन आयाम को भी हमारे लिए खोल दिया है। तो इन सब बातों के साथ हम बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर देवेश विजय के। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनको जी धन्यवाद सर। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इतनी सारी चीज़ों को इतनी सरलता से और हमारी ही अपनी भाषा में जिस तरीके से सर ने रखा है, वो एक बहुत ही अनोखा तरीका था। और मैं सर का विशेष आभारी हूँ कि बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से 2 घंटे तक वो लगातार बोलते रहे। वो चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चों को दे पाऊँ, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्शन आजकल सर का कम हो पाता है। और वो चाहते थे कि आपके सामने भी कुछ ऐसे पहलू छोड़ जाएँ, कुछ ऐसे आयाम छोड़ जाएँ कि आप भी आगे सोचते रहें। तो सर सीखने और सिखाने में बहुत आगे सर रहते हैं। तो मैं अपना अनुभव थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं सर का छात्र रहा हूँ जाकिर हुसैन कॉलेज में। सर से हमने पढ़ा है, सीखा है, और उसके बाद भी मैं रिसर्च असिस्टेंट के रूप में सर के साथ रहा। तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जिसका रिफ्लेक्शन आपको शायद क्लास में भी जो बातें सर बता रहे थे उससे मिलती जुलती कुछ बातें आपको रिफ्लेक्शन मिलता होगा, वो शब्दावली आपको मिलती होगी। तो सर का प्रभाव है, उसकी वजह से हम निरंतर सीखते रहते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। आप सभी लोग, जैसे कि सर ने कहा कि जो चर्चा आज हुई है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लासेस में भी, और इन चीज़ों के बारे में आप भी सोचिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो सर से साझा करेंगे, तो हम आगे भी सर से इन पर चर्चा जारी रखेंगे। आज की इस बैठक में आप सभी आए, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारी टीम है संस्कृति की, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट आंचल, वाइस प्रेसिडेंट अभय और उनके बहुत सारे सहयोगी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अमित है, जय हैं, और बहुत सारे लोगों के नाम मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पिछले 4-5 दिनों में रात दिन लगकर, किसी ने पोस्टर बनाया, किसी ने इसको बुक किया, किसी ने बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था में रुचि ली। तो अलग अलग तरह के कार्य बच्चों ने किए। तो इसी तरीके से हम आगे भी प्रोग्राम कराते रहेंगे। हम विभाग में हमारे सर डॉक्टर उमेश झा सर, जिनकी प्रेरणा से हम सभी कार्य करते हैं, और जब भी हम कोई कुछ नया करना चाहते हैं हमेशा हमें अनुमति दे देते हैं। तो उनका विशेष धन्यवाद सर का। और डॉक्टर शिशिर मिश्रा मेरे सहयोगी, बहुत ही हमारे हर कार्य में साथ रहते हैं और हमेशा बने रहते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर नवाब सिंह सर यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे समय उन्होंने सुना और बहुत रुचि ली, उनका भी विशेष धन्यवाद। हमारे टेक्निकल स्टाफ विनोद जी, अनिल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की और हमेशा हमारे लिए आ जाते हैं। तो इन सभी शब्दों के साथ आप सभी से यहाँ से अनुमति लेंगे